चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो अभी पढ़ने वाले हैं हम विस्तास बुक को इन वन शॉट। तो जल्दी से लाइव चैट के अंदर अटेंडेंस लगा दो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिख दो, क्योंकि आज विस्तास डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। आज के दिन विस्तास के हर चैप्टर आपके दिमाग में बस जाएंगे। तो सबसे पहले बताओ, फ्लेमिंगो पढ़ लिया या फिर अभी तक नहीं पढ़ी है? येस लिखो, नो लिखो। जल्दी से लाइव चैट के अंदर येस और नो में आपको मुझे रिप्लाई करना है, और नॉर्मल वाले कमेंट में भी कर दो फ्लेमिंगो डन, विस्तास डन, पोयम इज इक्वल टू, अभी उसको छोड़ दो क्योंकि आगे आएगा पोयम वाला वन शॉट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा आप सभी स्टूडेंट्स को, ऑल माय 12 स्टूडेंट्स को एक स्टडी जीपीएस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनाना है। लिखो, मैंने पेन कमेंट में लगा रही हूँ, पोयम वन शॉट, फ्लेमिंगो वन शॉट, विस्तास वन शॉट, और आपका राइटिंग सेक्शन का वन शॉट और क्वेश्चन आंसर्स का। ये 5 वन शॉट अगर तुमने देख लिए, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत इंग्लिश के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने से नहीं रोक सकती है। यहाँ मैं चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बसा रही हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, दैट्स इट। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इंग्लिश के पेपर के अंदर, बस ये तीनों वन शॉट्स को अपने दिल और दिमाग से देख लेना है। तो आज शुरू करें विस्तास को। फ्लेमिंगो कल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कल आ जाएगी हमारी प्यारी प्यारी पोएम्स। डन, चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, और देख भी लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे। तो ये वाली जो हमारी बुक है विस्तास बुक, इसमें है 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 6 चैप्टर है, बहुत सिंपल से, बट हाँ बहुत लेंदी है। एनिमी बाबा आदम का चैप्टर है भाई साहब, इतना लंबा चैप्टर है ये, बहुत प्यारा है, अमेजिंग चैप्टर है, डरना मत इससे। ऑन द फेस ऑफ इट प्ले है, इसको भी आज शॉर्ट में पढ़ाऊंगी तुम्हारे को, कि भाई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें दिमाग में रखनी है, दैट्स इट, वही पढ़ने वाले हम, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, द 3rd लेवल। तो क्या रेडी है मेरे सारे भाई बहन 3rd लेवल पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले चैट के अंदर जो हमारा लाइव चैट है उसमें आप फायर इमोजी लगा दो जल्दी से, और 3rd लेवल के जो राइटर हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को बता दें। तुम्हें नहीं पता, गूगल सर्च करो जल्दी से, अभी जाओ, जो है एक टैब ओपन करो अपने मोबाइल में और गूगल सर्च करो, नाम देखो, एनसीईआरटी निकाल के लो, नाम देखो और कमेंट करो नाम हमारे राइटर का क्या है दी 3rd लेवल के। तो होता क्या है अब इस चैप्टर के अंदर, अब आते हैं अपने चैप्टर पे। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर एक आदमी है जिसका नाम है चार्ली, ठीक है। चार्ली है, उसका रोज ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, पुराने जमाने की बात है ये, अमेरिकन है ये, ठीक है जी। कितने पुराने जमाने की बात है, मतलब तुम समझ लो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया था। तो ये उसके बाद की बात है। ये चार्ली भाई साहब है, ये रोज ऑफिस जाते, ऑफिस से घर आते, ऑफिस जाते, ऑफिस से घर आते, एक नॉर्मल आदमी जो ऑफिस वाला होता है, बिल्कुल वैसा इसका जीवन है। बट पता नहीं एक दिन क्या होता है कि ये जो है ना अपने ऑफिस से आते जाते रेलवे स्टेशन जो यूज करता था, वहाँ की एक अतरंगी से नई ना लेवल पे जाके पहुंच जाता है। तो एक्चुअली में ये अमेरिका में रहता है, और अमेरिका का न्यूयॉर्क का एक बहुत ही फेमस रेलवे स्टेशन है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये देखो पीआईपी में इसकी फोटो। तो ये जो स्टेशन है ना, इसकी 2 मंजिलें हैं, जिसे हम कहते हैं 1st लेवल और 2nd लेवल। बट पता नहीं एक दिन क्या होता है कि ये जो हमारा चार्ली, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हमारा ये भाई जो है, ये एक दिन हमने ऑफिस से जब घर जा रहा होता है, तो ये 2 लेवल्स जो है यहाँ पे, ये पता नहीं कैसे 3री लेवल पे पहुंच जाता है, 3rd लेवल पे, एक हिडन अंडरग्राउंड मिस्टीरियस लेवल पे पहुंच जाता है, 3rd लेवल पे, जिसपे जाके इसे खुद यकीन नहीं होता है कैसे पहुंचा है, टाइम ट्रैवल करके ये पहुंच जाता है। यही इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कि कैसे हमारा चार्ली भाई 3rd लेवल पे पहुंचा, तभी चैप्टर का नाम है 3rd लेवल। लेवल होती है मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। भाई ग्रैंड सेंट्रल में तो 2 ही मंजिल है, ये भाई साहब 3री मंजिल पे कहाँ से पहुंचा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब ये 3री मंजिल पे पहुंचते और इसके बारे में अपने दोस्तों को, अपना दिमाग का चेकअप कराते हैं साइकियाट्रिस्ट से, उसे बताता है, तो फिर क्या कहानी अनफोल्ड होती है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो लेट्स सी। अब ये देख सकते हो, ये मेरी नोट्स की स्लाइड है, बहुत बेहतरीन प्यारे प्यारे नोट्स है। ये बक्से अगर तुमने पढ़ लिए, एक एक लाइन लिखी हुई है इसमें एनसीईआरटी की, मेरे खुद के प्यारे प्यारे हाथों से, तो भैया इससे आपने पढ़ लिया। द चार्ली द मेन कैरेक्टर बिलीव्स, ऐसे करके बाद मैं रीड नहीं करा रही हूँ, रीडिंग स्कूल में होती है, यहाँ पे पढ़िए, समझा रही हूँ मैं आपको, रीडिंग्स क्लास में करा देते हैं मैम फ्लेमिंगो की। तो ये और विस्तास की, तो ये जो बॉक्सेस हैं, ये स्लाइड तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बाद में तुम इसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चार्ली जो है हमारा मेन कैरेक्टर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यूयॉर्क में ये रहता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन को डेली यूज़ करता है। अब एक दिन ये 3rd लेवल पर पहुँच गया था, तो इसलिए ये कस्में खा के अब पूरी दुनिया को कहता है, और हमें भी कह रहा है कि भाई लोग कहेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहेगा, अमेरिका का जो रेलवे रोड्स का प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया का, हर कोई बड़े से बड़ा आदमी ये कहेगा कि भाई जो रेलवे स्टेशन है हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसकी 2 ही लेवल है। बट नहीं, मेरी बात पे यकीन करो, मैं कह रहा हूँ 3 लेवल है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ। और फिर वो हमें कहता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं पागल हो गया हूँ, तो डोंट वरी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर मैं गया अपने साइकियाट्रिस्ट के पास, और वो मेरा दोस्त है तो ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं ले रहा है मेरे से, तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उससे अपना चेकअप कराया। मैं कहा भाई देखियो, मैं ना पता नहीं गलती से वहाँ 3rd लेवल पे पहुँच गया था, बता भाई मैं क्या करूँ। तो उसने मेरा चेकअप करा और उसने मुझे उसका रीज़न बताया कि क्यों मैं 3rd लेवल पे पहुँचा था। अब इसको कर लो हाईलाइट, अंडरलाइन अपने दिमाग में भी और एक कीवर्ड में भी, कि क्यों चार्ली 3rd लेवल पहुँचा था। साइकियाट्रिस्ट ने क्या एक्सप्लेन करा। तो जब वो साइकियाट्रिस्ट से पूछता है तो उसका जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त है वो उसे कहता है कि भाई ये ना तेरी वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये तूने अपनी खुली आंखों से एक सपना देखा है, तूने खुली आंखों से अपनी जो इच्छाएं है ना उसको पूरी करा है। अब वो इसलिए करा है कि तू खुली आंखों से सपना इसलिए देखने पहुंच गया क्योंकि तू आजकल की दुनिया में बिल्कुल खुश नहीं है। कह रहा देख भाई माहौल तो ऐसे ही हो चुका है, उसके साइकियाट्रिस्ट से समझाता है, कहते हैं माहौल देखा ऐसा हो चुका है। अब भैया ये तो अभी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की बात है, अभी तो 2025 से इन्होंने देखा ही नहीं कि कितनी टेंशन है हमारी लाइफ के अंदर। ये उसी वाली टेंशन में हमारा जो चार्ली भाई है गिव अप कर चुका था, ऐसा साइकियाट्रिस्ट कहता है। साइकियाट्रिस्ट कहता है आजकल देखो भाग दौड़ है दुनिया की, अभी अभी 2 वॉर खत्म हुए हैं, हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी ने अपने लोगों को खोया है, हर कोई बहुत वियर फॉर वरी में सब बहुत परेशान है। तो तू भी भाई ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। अब इसलिए जब तू परेशान था, तो जब तू ऑफिस जा रहा था तो तूने अपनी खुली आंखों से ये सपना देखा कि तू एक नई दुनिया में पहुंच गया, एक नई लेवल पे पहुंच गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। ये बस तेरा रियलिटी से भागने का जरिया है। तू ऑफिस वाली लाइफ से, अपनी रोज की भाग दौड़ से ना खुश नहीं है। इसलिए जैसे वो रैट रैप सेलर कहता है ना, दुनिया एक रैट रैप है और सब मोहा माया के पीछे भाग रहे हैं, वही इसका साइकियाट्रिस्ट कहता है कि तू खुश नहीं रहा इस सब में, इसलिए तूने ये सोचा। अब कह रहा मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई थी मेरे साथ में, जब उसने ये वाली बात बोली कि मैं खुश नहीं अपनी लाइफ से, उसने तो भैया ना उसकी तो भाभी जी की तो हम शक्ल बन गई बुरी सी कि भाई इतना अच्छी खासी हमारा हैप्पी मैरिड कपल है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड खुश नहीं है। तो फिर उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बताता है कि नहीं भाभी आपकी वजह से कुछ नहीं है, यू आर हैप्पीली मैरिड, बट स्टिल आज की जो दुनिया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन विप्रेशन भैया जो शुरू हो रहा है, इस वजह से चार्ली वहाँ पहुँचता है। कह रहा है ये नहीं कि 3rd लेवल पे क्या, इनफैक्ट ये जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, अब हमारा चार्ली की एक बहुत ही प्यारी सी आदत है, एक उसकी आप कह सकते हो कि ये एक हॉबी है, वो स्टैम्प कलेक्ट करता है। जो वो पोस्ट कार्ड्स के ऊपर स्टैम्प लगते हैं ना, जो हम लोग वो भेजते हैं लेटर्स के ऊपर जो स्टैम्प लगते हैं, ये वो भी कलेक्ट करता है। यार ये भी इसका रियलिटी से भागने का जरिया है। तो अब चार्ली के सारे दोस्त भी, चार्ली का साइकियाट्रिस्ट भी, हर कोई यही मानता है कि इसका दिमाग पागल हो चुका है, ये सनकी हो चुका है। इसको रियलिटी से भागने के लिए कभी 3 मंजिल दिखती है यानी कि 3rd लेवल दिखती है, तो कभी ये स्टैम्प कलेक्ट करता रहता है। अब चार्ली कहता है भैया कहने दो दुनिया वालों को, दुनिया वालों का काम है क्या ना। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे यही कहा, सब ने मुझे यही कहा कि मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन है वो भी भागने का जरिया और ये भी। बट कह रहा मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे दादाजी, ठीक है, इसके दादाजी रहते थे एक शहर में जिसका नाम है गेलिसबर्ग, नाम लिख लो, इसे कमेंट सेक्शन में लिख लो, गेलिसबर्ग, ठीक है। कह रहा मेरे दादाजी गेलिसबर्ग में रहते थे और मेरे दादाजी तो 1800 के दशक के हैं। उस समय में तो कोई वॉर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, लोग मौज मस्ती से अपनी ज़िंदगी जीते थे। वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे भाई, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी अपनी ज़िंदगी में, मौज मारते थे वो स्टैम्प कलेक्ट क्यों करते थे। कह रहा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जितवाए थे, वो भी जो है स्टैम्प कलेक्ट करते थे। वो तो बहुत लॉजिकल बंदे थे, उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं थी स्टैम्प। कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बन जाए साइकियाट्रिस्ट, मुझे इसकी किसी बात पे यकीन नहीं है। अब चार्ली कहता है अच्छा चलो बात को थोड़ा चेंज करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं 3rd लेवल, वो 3री मंजिल पे जो है ना हमारी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, वो एक्चुअली में पहुंचा कैसे था। तो चार्ली ने बताया वन इवनिंग चार्ली वॉज लेट फ्रॉम द ऑफिस। अब मैं ये रीड नहीं करने वाली हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, तुम पढ़ लेना बाद में स्लाइड को, तुम सुनो पूरे चैप्टर को। तो चार्ली कहता है एक दिन मैं ऑफिस से घर आने में लेट हो गया था, मेरा मन था मैं जल्दी से जाऊँ, ल्यूजिया से मिलूंगा, हम बातें करेंगे, खाना खाएंगे, एंड आई वांटेड कि मैं जल्दी घर पहुँचूँ, मुझे अपनी वाइफ से मिलना था। तो मैंने सोचा कि यार अब मुझे रास्ते में जाते हुए बहुत देर लग जाएगी, ट्रैफिक जैम मिलेगा, तो मैं सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब सबवे क्या है, वो बर्गर वाला सबवे नहीं, सबवे होता है अंडरग्राउंड पैसेज बना होता है कि ऊपर आप जैम को अवॉइड करो तो आप अंडरग्राउंड पैसेज ले लो। तो कह रहा मैं चला गया, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैंने एंट्री मारी। वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक जगह है, जैसे तुम कहोगे सदर से एंट्री मारी, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से इसने एंट्री मारी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे की तरफ। कह रहा मैं एक सीढ़ी उतर के गया, फिर मैं दूसरी सीढ़ी उतर के गया, और बहुत सारे पैसेजेस और कॉरिडोर जो हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है। हो सका तो कुछ फोटो लगाने की कोशिश करूँगी, भूल गई तो तुम समझ जाना कि मैं भूल गई हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऐसे गलियाँ से बनी हुई है, एक प्लेटफॉर्म इधर है, एक प्लेटफॉर्म इधर है, एक प्लेटफॉर्म इधर है, एक प्लेटफॉर्म इधर, ऐसे टाइप का है वो, बिजिएस्ट स्टेशन है पूरे वर्ल्ड का वो। तो कह रहा मैं ना कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके अलग अलग पैसेजेस और कॉरिडोर्स में चला जाता हूँ और वहाँ पे खो जाता हूँ। एक बार कह रहा पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक गली में घुस गया, यहीं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की एक कॉरिडोर था और
उस दिन मैं निकला रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, मतलब इतनी दूर पहुंचा। कह रहा है एक बार मैं अपने ऑफिस से 3 जो स्ट्रीट्स लेन आगे की जगह पे पहुंचा। कह रहा कभी मैं कहीं पहुंच जाता हूँ, कभी कहीं पहुंच जाता हूँ, मतलब ये जो ग्रैंड सिटी स्टेशन है बहुत फैला हुआ है। तो कह रहा मैं अलग अलग जगहों पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ, अलग अलग पैसेजेस को लेके, बट अब की बार पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है ऐसे ही मैंने कोई एक पैसेज पकड़ा और मैं कहाँ पहुंच गया, मैं पहुंच गया 3rd लेवल पे। अब कहता है चार्ली अपने ये ना थिंकिंग बताता, कहता मुझे लगता है जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, देखो अब ये कहाँ पहुंचा था, एक बार रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा था और एक बार 46 स्ट्रीट पे पहुंचा था, ये लिख लो कमेंट में, ठीक है। तो कहता है कि मुझे लगता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एक पेड़ की तरह है, पुराना सा जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ें देखिए आपने, पुराने पेड़ों की जड़ें ना इतने किलो मतलब कि मीटर्स तक फैली होती है। तो कह रहा मुझे लगता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी पुराना पेड़ जैसा है और ये अपनी जड़ें फैला रहा है, ये अपने कॉरिडोर्स, नए नए सीढ़ियाँ, नए नए रास्ते निकाले जा रहा है। अभी थोड़े समय में शायद एक सीढ़ी निकाल देगा, एक रास्ता निकाल देगा सेंट्रल पार्क निकाल देगा, वो सेंट्रल पार्क तो पार्क है सॉरी, टाइम स्क्वायर तक निकाल देगा, तो कभी सेंट्रल पार्क तक निकाल देगा। तो ये इसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है बंदे की, हमारे चार्ली की। इसे लग रहा है कि वो स्टेशन अपने पास से अपने रास्ते बना लेगा। कह रहा अच्छा चलो पॉइंट पे आते हैं, ये सब बातें मैंने अपनी साइकियाट्रिस्ट को नहीं बताई, वरना तो मुझे पागल खाने में डलवाई देता। अच्छा दैट नाइट, उस दिन की बात है, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ। मैं स्टेशन के अंदर एंटर करा और एकदम से एक जो रास्ता था वो स्लांट मतलब टेढ़ा हो रहा था लेफ्ट की साइड को। कह रहा मैं उसके अंदर चला गया। अब कह रहा जब मैं उसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो मुझे सिर्फ अपने चलने की आवाज़ें आ रही थी, मुझे इधर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, यानी कि उस रास्ते पे चार्ली भाई हमारा सिर्फ बिल्कुल अकेला था। कह रहा फिर जब मैं उस पर चलता रहा तो वो जो टनल है वो ऐसे लेफ्ट साइड को एंगल करके यूँ नीचे की तरफ जाने लगा। कह रहा मैं चलता रहा रास्ते पे। कह रहा अब जब मैं उस टनल के अंदर चल रहा था तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने चलने की आवाज़ आ रही थी और दूसरे एंड पे से कुछ लोगों के बातें करने की। मतलब एक लंबी सी गली है, उसमें चार्ली अकेला है और वहाँ उसके जो दूसरा एंड होगा ना, कोने पे से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही थी। जो चार्ली का ठीक है चलो चलता हूँ, आगे जाके देखूंगा, सही रास्ते पे पहुँच ही जाऊँगा। अब कह रहा चार्ली कह रहा जैसे ही मैं उस टनल से बाहर निकला तो 2 सीढ़ी आई, मैं 2 सीढ़ी उतरा और मुझे लगा आ गया हूँगा मैं 2nd लेवल पे, जहाँ से मुझे जाना है अपने घर। बट मैंने देखा यार ये 2nd लेवल तो नहीं लग रहा है, वो जगह एकदम डिफरेंट थी। वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस था अब ये हमें नोट करना है और इस स्लाइड को रीड करते रहना है। कह रहा जैसे ही मैं वो 2nd लेवल मतलब उतरा 2 सीढ़ी तो मुझे लगा मैं 2nd लेवल पे हूँ, बट नहीं वो 2nd लेवल नहीं था, वो था 3rd लेवल। सबसे पहले वो याद करता है वहाँ पे क्या होता है। कह रहा मैंने देखा जो टिकट की स्टेशन है, यानी कि जो टिकट वाले काउंटर्स होते हैं ना, वो बहुत कम थे। आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, कह रहा बहुत कम थे। ट्रेन गेट्स जो थे वो भी बहुत कम थे और साथ ही के साथ में जो इन्फॉर्मेशन बूथ था, जहाँ से लोग जाके इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना, गाड़ी कब निकलेगी, ट्रेन कब निकलेगी, कह रहा भाई साहब वो लकड़ी का बना हुआ था। अब आज के ज़माने में तो सब सीमेंटेड होता है, बहुत पुराने ज़माने में पहुँच चुका था ये टाइम ट्रेवल करके, तो वो लकड़ी का था। और कह रहा फिर मेरी नज़र पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की तरफ, वो जो वहाँ पर लगी हुई थी स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कह रहा मैंने लाइट को देखा, लाइट यूँ हिल रही, लाइट ऐसे बत्ती लाइट की ना ऐसे ऐसे यूँ फ्लिकर करी। मैं कहा भाई क्या है, मैंने ध्यान से देखा तो मुझे देखा वो गैस लाइट्स है। तो बहुत पुराने ज़मानों में गैस लाइट यूज़ होती थी, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं ना, नीचे गैस से लाइट ऊपर जाती थी। चार्ली कह रहा भाई मैंने कहा पता नहीं क्या हो चुका है। और उतने में ही क्या होता है, कह रहा मेरे आँखों में चमक आई, जैसे कोई सोना चमक रहा हो ना, ऐसी मेरे आँखों के अंदर चमक आई। तो मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी ने अपने घड़ी जेब के अंदर से घड़ी निकाली थी, हैंड वॉच, वो भी सोने की थी। फिर चार्ली और चीज़ें देखता है कि एक आदमी जो इन्फॉर्मेशन बूथ में बैठा हुआ था, ठीक है, उसने भी बड़े अजीब से कपड़े पहन रखे थे, ओल्ड फैशन ग्रीन शेड्स। अब ये पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको जब 3rd लेवल का लिखो यार, इसको तुम सारे के सारे मेरे भाई बहन, गो एंड राइट दिस, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप करो कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो, इन सब चीज़ों को आप लिखना शुरू करो। ये ही है क्रक्स इस चैप्टर का। आपको एग्जाम में 3rd लेवल एक्सप्लेन करने को आएगा तो ये बातें आपको लिखनी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बूथ वगैरह देख दो, आप लिखो एक जो बूथ में आदमी बैठा हुआ था उसने ओल्ड फैशन के हरे रंग का चश्मे लगा रखे थे, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर यहाँ पे पहन लेते, अब स्लीव प्रोटेक्टर से होते हैं, और जो है इस टाइप का वहाँ पे माहौल था। अब कह रहा मैंने फ्लोर पे देखा तो वहाँ पे ब्रास के स्पिटॉन्स पड़े हुए थे, यानी कि थूकने के लिए ना पान को बर्तन रखे हुए थे, बर्तन नहीं कहेंगे उसे, कुछ और कह सकते हो, कंटेनर कह सकते हो, वो पान थूकने के वो रखे हुए थे, वो भी ब्रास के बने हुए। आजकल कौन रखता है ये सब, उस ज़माने में ही होता था। कह रहा मैं कहा भाई क्या चक्कर है पता नहीं। फिर कह रहा मैंने लोगों को देखा, सबने पुराने ज़माने के कपड़े पहने। एक आदमी ने हैंडल बार मुस्टैचेस जो ऐसी यूँ नहीं होती, मुस्टैच यूँ लंबी ऐसे ऊपर करके उतारते हैं जैसे, वो पहनी हुई, वो रखी हुई थी। उसका जो बटन था उसके कोट का वो डबल बटन वाले थे, बड़ा पुराने फैशन का। एक लेडी को इसने देखा, उसने मटन स्लीव्स वाला टॉप पहन रखा था, ऐसी फूली फूली सी स्लीव्स वाला, ऊंचे ऊंचे बूट्स। कह रहा मैंने कहा यार ये तो सब 1890s के और 1800 के टाइप के फैशन के लोग लग रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ चुके हैं। तो इसको समझ में आ गया था कि यार ये फैशन सेंस चेंज हो चुका है, ये पुराने ज़माने के कपड़े पहने हैं लोगों ने। तो तभी चार्ली नोटिस करता है कि अब देखो तुम कभी टाइम ट्रैवल करके पुराने ज़माने में जाओ तो तुम्हें क्या चेक करना है, कैलेंडर देखोगे या न्यूज़पेपर देखोगे कि भैया क्या डेट है आज। तो चार्ली लगाता है
अपना दिमाग और उधर देखता है कि वहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाला लड़का खड़ा था। कह रहा मैंने देखा और मैं न्यूज़पेपर जाके मैंने उठाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वो कौन सा न्यूज़पेपर था? द वर्ल्ड। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। और भाई साहब वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर चार्ली के टाइम तक, यानी कि 1945 के बाद तक तो छपना भी बंद हो चुका था। मतलब इट वॉज बेसिकली बंद हो गया था वो न्यूज़पेपर छपना, बट वो न्यूज़पेपर वहाँ पे प्रेजेंट था। डेट क्या थी उसकी? लिखो, ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। 11 जून 1894 उसकी डेट थी। और कह रहा इससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ तो हो गया, मैं टाइम ट्रैवल करके जो है बैक इन 19th सेंचुरी पहुंच चुका हूँ। 19th सेंचुरी क्यों? 1894 में पहुंचा ना, तो 19th सेंचुरी कहेंगे। चार्ली किसका था? चार्ली रहने वाला था हमारा 20th सेंचुरी का। अब चार्ली को समझ में आ गया भाई हो गया मेरा टाइम ट्रैवल, ठीक है। अब तुम अगर टाइम ट्रैवल करके पहुंचोगे डरोगे, अरे यार मम्मी कहाँ गई, मेरे भैया कहाँ है, मेरी पापा कहाँ है, मेरी फैमिली कहाँ है। ये बिल्कुल नहीं डरता। इसे लगा कि यार मेरी तो लॉटरी लग गई है, मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ गया हूँ। रैदर देन कि ये डरे, अपने दिमाग में प्लान बनाता। कहता है ठीक है भाई, वैसे भी इस दुनिया में मेरी रखा ही क्या है, 20वीं सदी में मुझे कौन से बड़े इनाम मिल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ 2 टिकट, मैं और मेरी वाइफ लूजिया। अकेले नहीं भागने का प्लान करता, वाइफ से बहुत प्यार करता था ये। कह रहा मैं इसने डिसाइड करा कि गेलिसबर्ग जो है ना, जहाँ इसके दादाजी रहते थे, कह रहा यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, एक टिकट ले लेता हूँ और अपनी वाइफ की भी टिकट ले लेता हूँ। यहाँ से ट्रेन पकड़ के गेलिसबर्ग जाके सेटल हो जाएंगे। तो ये टिकट काउंटर पे जाता है और उस आदमी को बोलता है, टिकट काउंटर वाले को, कि भैया मुझे ना 2 टिकट दे दो गेलिसबर्ग इलियोनिस के। अब वो पहले तो इसे बड़ी अजीब सी शक्लें बना के देखता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब चार्ली का अटायर, चार्ली ने किस सदी के कपड़े पहने थे? 20th सेंचुरी के। अब क्या पहने थे चार्ली ने कपड़े, ये भी बता देती हूँ। उसने टैन गार्बेडाइन सूट पहन रखा था। टैन होता है ब्राउनिश से कलर का, गार्बेडाइन एक कपड़ा होता है, वो सूट पहन रखा। और उसने हैट लगा रखी थी, और हैट के ऊपर उसने एक फैंसी सा हेडबैंड है ना, टोपी के ऊपर एक रेड से कलर का या कोई भी कलर का एक रिबन सी बांध रखी थी। वो मुझे देख के बड़ा अजीब सी शक्ल में आया था, क्योंकि उस जमाने के ये सेंस से, फैशन सेंस से मैच नहीं कर रहा था। मैंने उसे बोला भाई मुझे 2 टिकट दे दे गेलिसबर्ग इलियोनिस की। उसने मुझे किराया बताया, मैंने किराए के पैसे उसे दे दिए। अब जैसे ही मैंने उसे पैसे दिए, उसने मुझे यूँ देखा और कहा मेरा पागल बनाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू स्किन मी। मतलब क्या हुआ भाई साहब, क्यों कह रहे पैसे ले रहे लो? अब वो पैसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि चार्ली की नज़र पड़ती है ड्रॉर के ऊपर, ड्रॉर में रखे हुए नोटों के ऊपर, और उसे समझ में आता है अबे यार नोट तो बदल गए। तुम्हें पता है ना, जैसे हमारी डिमोनेटाइजेशन हुई, पहले हमारे 500 1000 के नोट अलग थे, अब अलग है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे जैसे समय बदलता रहता है, नोट बदलते रहते हैं। कह रहा मैंने देखा इतने बड़े बड़े नोट थे, पुराने ज़माने में बड़े बड़े नोट होते थे। तो कह रहा मैंने कहा अबे यार ये तो गलती हो गई, इस वाले पैसों से तो मुझे यहाँ पे कोई टिकट नहीं मिलने वाली है। तो इसने अपने पैसे वापस लिए और भागा। कह रहा पता चलिए पुलिस को बुला ले, क्लर्क जो है ये टिकट काउंटर वाला, जेल अच्छी नहीं है 1894 की भी। तो फिर फाइनली चार्ली अपने चुपचाप घर चला जाता है। अब तो मुझे घर ही जाना पड़ेगा। बट चार्ली ने गिव अप अभी भी नहीं करा था। इसने सोच लिया था कि यार मैं कुछ तो करूँगा। तो अगले दिन जब इसका ऑफिस के से इसको ब्रेक टाइम मिलता है, तो ये जाता है बैंक। अपनी सारी जमा पूंजी, $300 थे हमारे चार्ली के पास, वो सबके सब निकलवा के लिए आता है, ठीक है। और वो $300 लेके जाता है वो पुराने नोट बदलवाने वाली शॉप पे और उनको एक्सचेंज करा लेता है। बदले में से $200 कुछ मिलते हैं। पर ये कहता है कोई बात नहीं, नुकसान नहीं हुआ मेरा, क्योंकि अगर गेलिसबर्ग पहुंच गया तो वहाँ तो महंगाई नहीं है, $200 में भी हम ऐसे जिएंगे, मैं और मेरी वाइफ। चार्ली ने कहा कोई बात नहीं, खर्चा तो वहाँ पे बहुत आराम से चल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ता होगा। उस जमाने में अंडे भी इतने सस्ते मिलते थे। सो फाइनली ये ढूंढता रहता था, इसे कभी अब मिला नहीं, जो है हमारा 3rd लेवल। अब इसकी वाइफ भी परेशान हो गई, कहती है अरे सुनो जी प्लीज़ ना, बंद कर दो ये हरकतें अपनी कि 3rd लेवल ढूंढने जा रहे हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तो इसने अपनी वाइफ की बात मानी और इसने भटकना जो है ना वहाँ रेलवे स्टेशन में बंद कर दिया और चुपचाप से अपना जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है उसे शुरू कर दिया। स्टैम्प कलेक्ट करना इसने फिर से शुरू कर दिया। अब एक दिन चार्ली कहता है भाई अब ज़माना बदल चुका है, अब तुम्हें पता नहीं है कि मैं और मेरी वाइफ लूजियाना हम दोनों वीकेंड्स पे जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे जाके 3rd लेवल को ढूंढते रहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया, वो वाइफ जो मना करी थी आपने नहीं जाना है, वो खुद जा रही है इसके साथ पे ढूंढने के लिए 3rd लेवल। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्यमयी कारण है। क्या हुआ था, कह रहा एक दिन क्या हुआ, मैं रात को बैठा हुआ था और मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर्स को ढूंढ रहा था और देख रहा था ना। फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं? फर्स्ट डे कवर एक टाइप का एक एनवेलप होता है, ठीक है, और उस पर ना हम एक स्टैम्प लगा देते हैं जो सबसे नया लॉन्च हुआ था। जैसे मैं कह रही हूँ आज के डेट पे महात्मा गांधी जी का एक नया स्टैम्प लॉन्च हुआ, आज हुआ है, ठीक है, और मैं एक स्टैम्प कलेक्टर हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एनवेलप लूँगी, उसके ऊपर जो है खाली जो है उसके अंदर एक लेटर लिख दूँगी, खाली पेपर डाल दूँगी और उस पर वो स्टैम्प लगा के अपने ही घर के
एड्रेस पे उसे मेल कर दूंगी, ऐसे रखते हैं अपने पास में कि भाई मेरे पास में स्टैम्प आ गया, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन पे फर्स्ट डे कवर आ गया, ये मेरे पास आ गया स्टैम्प, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट डे कवर। स्टैम्प कलेक्टर जो है जिस दिन जो है स्टैम्प लॉन्च होता है और उसी दिन वो अगर खुद को उसको मेल कर ले तो उसे हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो कह रहा मैंने स्टैम्प कलेक्शंस में फर्स्ट डे कवर देख रहा था, मेरे भी थे, मेरे दादाजी के भी थे। तो कह रहा एक फर्स्ट डे कवर ऐसा आया जो आज से पहले वहाँ उस डिब्बे में कभी भी नहीं था। अब वो फर्स्ट डे कवर क्या था, तो उसने देखा 18 जुलाई 1894 लिखा हुआ था और वो फर्स्ट डे कवर आया हुआ था मेरे दादाजी के एड्रेस पे, यानी कि मतलब वो एनवेलप पे स्टैंप लगा हुआ था एक प्रेसिडेंट का जिनका नाम था गैरी फील्ड। ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 6 सेंट का वो स्टैंप था और उस पे एड्रेस जला हुआ था दादाजी के घर का। मैंने कहा यार मैंने तो पहले भी दादाजी के फर्स्ट डे कवर देखा, ये तो पहले कभी नहीं था। तो उसने क्या करा, उसको एनवेलप को खोला। अब वैसे नॉर्मली में खाली होता है अंदर से फर्स्ट डे कवर, कोई कुछ लिखेगा थोड़ी अपने आप को, बट कह रहा मैंने पेपर निकालो तो अंदर कुछ लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था, वो रहा ये लेटर। देखो गाइज ये है आपका 3rd लेवल चैप्टर, इस पर मूवी बना दो, नेटफ्लिक्स को बोलो इस पर शो बना, इतना बढ़िया आपका चैप्टर है ये, टाइम ट्रैवल हो रहा है इसमें। तो कह रहा मैंने रीड करा, उसमें पूरा एक लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर किसकी तरफ से था, वो लेटर था चार्ली के एक फ्रेंड की तरफ से जिसका नाम था सैम। एक्चुअली मैं ये बात बताना बीच में मैं भूल गई थी, चार्ली जब ये 3rd लेवल ढूंढता रहता था ना तो अपने दोस्तों को भी बताता था, तो इसका फ्रेंड सैम था, उसको भी इसने ये सब बता रखा था, गेलिसबर्ग अच्छा है ये वो फलाना ढमकाना, और मैं 3rd लेवल गया हूँ, इसने सैम को भी बता रखा था। और कुछ दिनों से सैम ना गायब हो गया था, ये इस बात से भी परेशान रहता था कि यार एक तो 3rd लेवल नहीं, मेरे ऊपर से मेरा दोस्त भी गायब हो गया है। तो एक दिन अभी जिस दिन इसने फर्स्ट डे कवर देखा ये वाला, तो इसने देखा कि यार ये लेटर तो सैम की तरफ से आ रखा है और इतने पुराने ज़माने में से, तो ये इसे रीड करता है और इसे पता चलता है कि जो इसका फ्रेंड सैम है उसको जो है 3rd लेवल एक्चुअली में मिल गया, यानी कि वो जो तीसरी मंजिल जहाँ से उसको गेलिसबर्ग की ट्रेन मिल सकती है उसको वो जगह मिल गई। उसको भी अच्छी लगती थी उस जगह के बारे में बातें सुनना, जब चार्ली बताता था तो उसने भी क्या करा, एक दिन 3rd लेवल पे वो गया, उसको मिल गई ट्रेन, वो लकी हो गया उस दिन और अब वो गेलिसबर्ग में जाके सेटल डाउन हो चुका है और अब वहाँ मौज मस्ती से अपना जीवन जी रहा है। इंग्लिश में उसने लिखा, भाई तुम दोनों बिल्कुल ठीक थे, चार्ली बिल्कुल सही कह रहा था तू, 3rd लेवल सच्ची में है। 2 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए और 2 हफ्ते से ही सैम भाई हमारे गायब थे। एंड तुम्हें पता नहीं है ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे लोग बैठ के पियानो बजाते हैं, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, शाम को मुझे लेमनेड पार्टी पे भी बुला रखा है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, द नोट इज साइंड सैम। अब ये नोट को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो मतलब कहीं भाई चार्ली बिल्कुल सही था, 3rd लेवल इसके दोस्त को मिल गया और वो वहाँ पहुँच गया। तो इसलिए चार्ली कहता है कि अब से हमेशा हमेशा मैं और मेरी वाइफ जो है वीकेंड्स में जाके उसे ढूंढते हैं। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके गया और इसके डिब्बे में कैसे आया, ये तो भैया टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी समझना थोड़ा तो मुश्किल होता है। जब सैम पुराने ज़माने में गया तो उसने वो लेटर लिख के चार्ली के दादाजी के घर पे एड्रेस पे मेल कर दिया और वो इसके डब्बे में ऑटोमेटिकली जो है वो आ गया। अब चार्ली को समझ में आ गया सैम वहाँ पहुँच गया, बट फिर भी इसने थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए कि कोई मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं कर रहा है, इसने चेक करा कि जो वो कॉइन स्टोर है ना जैसे पुराने ज़माने के नोट बदलते हैं, सैम को भी तो बदलवाने पड़े होंगे ना पैसे, नए पैसों से तो ट्रेन की टिकट नहीं मिलती। तो उसे पता चला सैम ने तो $800 बदलवाए थे और अब सैम का एक बार लेटर आता है और उसमें उसने बताया था कि अब सैम ने अपना एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है वहाँ पे हे एंड ग्रेन का, अनाज वगैरह का, क्योंकि जो उसका पुराना बिजनेस था वो गेलिसबर्ग में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल क्या चलने ही नहीं वाला था। एंड यू नो उसका पुराना बिजनेस क्या था बताऊं, वो साइकियाट्रिस्ट था। यानी कि जो ये सैम है वो वही साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जिसने चार्ली का मजाक उड़ाया था, मजाक नहीं मतलब उसे ये एडवाइस करी थी कि भाई तू खुली आंखों से सपना देख रहे, तू बहुत परेशान है इस दुनिया में। वही सैम जो है आज गेलिसबर्ग में जाके सेटल हो गया और अनाज बेच रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और विद दिस हम अगले चैप्टर पे आएंगे अपने द टाइगर किंग। अब ये तो हमारे रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं तो मानती हूँ हाँ हुआ होगा 3rd लेवल, बिकॉज मैं मैजिकल चीज़ों में बिलीव रखती हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि चार्ली इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने ये सब मनगढ़ंत चीज़ बनाई थी कि मेरा दोस्त है वो पहुंच गया है। अब ये सब क्वेश्चन आंसर्स किस टाइप के होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज में आप चेक करना, वहां मैं आपको बताऊंगी इन क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला चैप्टर द टाइगर किंग। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। अब जो कि द टाइगर किंग चैप्टर है, इसके राइटर का नाम भी जल्दी आप मुझे कमेंट कर दो, मैं जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ाती हूँ। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम एक राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कौन से किंगडम के रहते हैं, वो है प्रतिबंधापुरम नाम के एक किंगडम के रहने वाले हैं और इनको बड़े प्यार से बुलाया जाता है टाइगर किंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें ऑब्जेशन था टाइगर्स को मारने का। ये एक बहुत ही गंदे राजा थे, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगी, प्रजा से इन्हें कोई प्यार नहीं था, बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फिश टाइप के राजा थे और इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितने गंदे काम हो सकते सारे करे हैं। इन्होंने लगभग 99 टाइगर्स को अपने हाथों से खुद मारा है। अब वो क्यों मारा ये हमें पता चलेगा ये वाला चैप्टर पढ़ के। तो जब ये बहुत छोटे से थे, उससे पहले बता देती हूँ, उनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारे राजा हैं यानी कि प्रतिबंधापुरम के राजा, इनको लोग बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला समझते हैं, तो इनको बड़े बड़े नामों से बुलाया जाता है, जैसे जामेदर, जनरल, खिलेजार, मेजर, ये सब मैंने यहाँ लिखा
लिखा हुआ है, बट इतने सारे नाम याद करने की जगह हम सिंपल इनको जिलानी जंग बहादुर कहते हैं या फिर टाइगर किंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइगर किंग है, क्यों इन्होंने इतने सारे टाइगर्स मारे थे, तो उसके पीछे एक भविष्यवाणी है। जब ये पैदा हुए थे, यानी कि जब ये बिल्कुल बॉर्न बेबी थे, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के थे, तो उस दिन बहुत सारे रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स आए थे और उन्होंने इनका भविष्यवाणी करी। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी करी इन्हें देख के कि ये जो बच्चा ये बहुत महान बनेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, बट ऐसे बोलते हैं पर एक चीज़ होगी इसके साथ में, और चुप हो जाते हैं। तो लोग उन्हें कहते हैं अच्छा बताओ क्या होगा, हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत होगा क्या? कहते हैं हाँ कुछ तो गलत होगा इनके साथ में, ये एक दिन मर जाएंगे। भैया ये क्या भविष्यवाणी हुई, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही, बट एस्ट्रोलॉजर इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत बड़ा राजा बनेगा, बट एक दिन मर जाएगा। तो इतने में ही जो है वो बेबी, हमारे जो टाइगर किंग थे, जब ये छोटे से 10 दिन के ही थे, ये बोल पड़ते हैं। अब ये एक मिरेकल है, कोई 10 दिन का बच्चा बोलता है नहीं ना, तो एक चमत्कार होता है उस दिन पे। तो ये 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग बहादुर है, वो बोलता है, एक प्यारी सी आवाज़ में बोलता है, एस्ट्रोलॉजर अंकल मरना तो सब नहीं है, पहले मुझे ये बता दो मैं मरूंगा कैसे। तो आसपास के लोग सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार एक तो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और ऊपर से हमसे भी ज़्यादा लॉजिकल सवाल पूछ रहा है कि मरना तो सब नहीं है, ये बताओ मैं मरूंगा कैसे। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं अच्छा ठीक है ये बुल के आर में पैदा हुआ है एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमीज। तो भाई वो राशियाँ वाशियाँ देख के कहते हैं हाँ इसकी टाइगर से मृत्यु हुई, बेटा तुम मरोगे जो है ना टाइगर से, ठीक है। तो अब वो छोटा बच्चा डरता नहीं है, 10 दिन का बेबी डरता नहीं है टाइगर का नाम सुन के भी। वो चैलेंज कर देता है उसी दिन पे हमारा टाइगर किंग, लेट द टाइगर्स बी वेयर। उसके बाद टाइगर किंग की लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ। फिर ये राजा महाराजाओं का शौन शौकत वाली जो जिंदगी थी उसमें इनका जो है ना पालन पोषण होता है, ठीक है। अब कैसे बड़े होते हैं टाइगर किंग हमारे, तो ये जो पूरा टाइम आपको बता रखा है इस चैप्टर में, ये ब्रिटिशर्स के राज के दौरान का बता रखा है। वैसे ये फिक्शंस कहानी है, सच्ची नहीं है ये, बट स्टिल इसमें ब्रिटिश राज दिखा रखा है कि ब्रिटिश राज के दौरान का एक हमारा किंगडम है प्रतिबंधापुरम, वहाँ के राजा हैं हमारे ये टाइगर किंग, उस टाइम का बता रखा है। तो जब टाइगर किंग छोटे से बड़े हुए ना, जैसे बेबी से वो जो है 19-20 साल के हुए, तो उस बीच में जो इनकी अपब्रिंगिंग हुई उसे देखो आप यहाँ पे। इन्हें प्योर इंग्लिश कल्चर में इनके जो है घर वालों ने पाला, इंग्लिश ही गाय का दूध पीते थे। अब ये जो मैंने यहाँ लिखे है ना, दीज नोट्स आर ट्रेजर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की, आपके क्वेश्चन आंसर्स बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी अगर आपने इन नोट्स को 2 बार अगर ध्यान से रीड कर लिया तो। यू जस्ट नीड 2 रीडिंग्स ऑफ दीज नोट्स, ये मिल जाएंगे आपको। तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या करते थे वो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ये उनकी अपब्रिंगिंग पे, आप यही वाला डिब्बा लिखाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो टाइगर किंग जो है बिल्कुल ही उनको जो है इंग्लिश कल्चर में पाला गया, इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश नानी उन्हें पालती थी, इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाते थे, इंग्लिश पिक्चरें देखते थे, और हर एक रॉयल इन्फेंट जो होता था उस ज़माने में ब्रिटिश राज में, जितने हमारे राजा महाराजाओं के बच्चे थे उन्हें बहुत सारे राजा ऐसे ही पालते थे। अब एट द एज ऑफ 20 जब ये 20 साल के होते हैं तो इन्हें इनके राजपाट की गद्दी मिल जाती है, यानी कि ये राजा बन जाते हैं। अब तब तक तो ये भूल चुके थे, ये टाइगर वाला किस्सा इन्हें कुछ याद नहीं था, बट इनकी जो प्रजा थी ना वो फुसफुसाने लगती है, इधर उधर बात करती है कि भाई अब तो ये राजा बन गए, इसे तो टाइगर आके मार देंगे। तो इनके कानों में ये बात पहुंच जाती है और फिर ये सोचते हैं कि यार मैं टाइगर को मार देता हूँ इससे पहले कि टाइगर मेरे को मारे। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये टाइगर को मारेंगे। तो ये जंगल में जाते हैं, प्रतिबंधापुरम के जंगल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे टाइगर है और एक टाइगर को मार देते हैं, ठीक है जी। और फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही अपना पहला टाइगर मार देते हैं, द महाराजा और प्रतिबंधापुरम फर्स्ट टाइगर को मार देते हैं और बहुत प्राइड में आ जाते हैं और फिर उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, कहते एस्ट्रोलॉजर आ जाओ जी जरा, ये देखो जी मैंने तो मार दिया टाइगर को, तुम कह रही है मुझे मारेगा। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर एक और भविष्यवाणी करता है, वो कहता है ठीक है सर, आप जो है ना इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मार दोगे, कुछ नहीं होगा आपको, आप 99 टाइगर्स को ऐसे ही मार दोगे, बट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, यानी कि 100वें टाइगर से डर के रहना, बच के रहना, क्योंकि वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो अब इस बात को चैलेंज ले लेते हैं हमारे टाइगर किंग, कहते हैं अच्छा 99 मार लूंगा तो 100वां भी मार लूंगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर एस्ट्रोलॉजर उन्हें रिप्लाई करता है सर अगर आपने 100 टाइगर्स मार लिए ना तो ये चोटी कटवा लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा और सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें अपनी जला दूंगा। ये चैलेंज इनके बीच में हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं आप मरोगे टाइगर से, चाहे 100वें से मरो, और वो कहते हैं कि मैं नहीं मरूंगा। अब अगले ही दिन से जो हमारे टाइगर किंग है वो उनका मिशन शुरू हो जाता है 100 टाइगर को मारने का। अब वो कहते हैं मैं कोई काम नहीं करने का, राज्य के कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मारता। और एक और बात लगवा देते हैं अपने पूरे किंगडम के अंदर, नो वन एल्स इन द किंगडम कुड हर्ट टाइगर, मेरे अलावा कोई टाइगर हंट नहीं कर सकता। टाइगर पे पत्थर भी फेंक के नहीं मार सकते हो तुम, कोई भी जो है अगर आदमी ने टाइगर को कुछ कह दिया तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, उसको जिंदा जला दूंगा, मार दूंगा, बिल्कुल जिंदा जला दूंगा नहीं, मतलब बहुत उसको हम जेल वेल में डाल देंगे, वेल्थ सब रख लेंगे, उस तुमने टाइगर को छोड़ना नहीं। और उनका एक ही गोल बन चुका था 100 टाइगर्स को मारना।
अब ऐसे ही करते करते टाइगर किंग ने हमारे कुछ समय के अंदर बहुत सारे टाइगर्स मारने शुरू कर दिए। ये हर बार अपने घर में जो है मतलब टाइगर हंटिंग पे जाते थे, बहुत सारे टाइगर्स इन्होंने मार दिए थे। कई बार ऐसा होता था कि टाइगर इन पे ये बुलेट मारते थे, वो जो है गोली गिर गई और ये बेयर हैंड से अपने हाथों से टाइगर से लड़ते थे, फिर भी ये जीत जाते थे। ठीक है, टाइगर ही हमेशा हारता था। अब एक दिन ये टाइगर किंग के फितूर के जो मारने के चक्कर के टाइगर्स को इनकी जो गद्दी है, जो इनका राज्य है, वो भी छीनने की कगार पे आ गया था। ऐसे कैसे हुआ? तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बहुत बड़ा ब्रिटिशर था, बड़ा ऑफिसर था, वो हमारे टाइगर किंग के यहाँ पे रिक्वेस्ट भिजवाते हैं कि उनको एक टाइगर हंट करना है। तो टाइगर किंग सोचते हैं कि भैया नहीं नहीं, मेरे लिए है टाइगर, इसको थोड़ी मारने दूंगा मैं। तो वो अंदर जो है सोचते हैं अपने मन में और फिर कहते हैं नहीं नहीं, हम टाइगर हंट नहीं करा सकते, आप चाहो तो जंगली सुअर मरवा देंगे, आप चाहो तो चूहा मरवा देंगे, मस्कीटो हंट ऑर्गेनाइज कर देंगे, बट टाइगर नहीं हो सकता है। अब ये जैसे ही वो ब्रिटिशर सुनता है तो वो ब्रिटिशर का असिस्टेंट कहता है अच्छा चलो ठीक है, आप टाइगर मत मरवाना टाइगर किंग जी, आप टाइगर मार लेना, हमारे तो सर की बस एक फ़ोटो खिंचवा देना टाइगर की डेड बॉडी के साथ, जिससे वो फ्लॉन्ट कर ले, उसको फ्लेक्स कर ले अपने इंस्टाग्राम पे डाल के, सॉरी तब तो इंस्टाग्राम नहीं होता था, अपने ड्राइंग रूम में लगा ले वो। ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं। तो आप टाइगर किंग क्या हाँ करेंगे इस बात को कि फ़ोटो खिंचा ले? कहते हैं नहीं, अगर आज इस वाले ब्रिटिशर को कह दिया फ़ोटो खिंचवाने दूंगा तो कल रोज़ आके ये यही काम करते रहेंगे, मैं वेला हूँ क्या, मुझे टाइगर मारने हैं? नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, इन्हों मना करवा देते। अब ये बात मना कराने के बाद कि इवन उन्होंने इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को फ़ोटो तक के लिए मना कर दिया, ये डर जाते हैं। और इनका जो दीवान साहिब है, यानी कि जो इनके गवर्नमेंट का ऑफिसर है ना पूरा, जो इनके साथ में रहता है, वो दोनों मिलकर फिर सोचते हैं भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब अगर इसे गुस्सा आ गया तो पता चले हमें ही निकाल दें हमारे राज्य से। तो ये सोचते हैं कि एक काम करना पड़ेगा, कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, इन्हें ब्राइबरी, कुछ लालच देना पड़ेगा। तो ये बैठ के डिसाइड करते हैं अब ब्रिटिशर को तो परेशान कर ही दिया है, तो क्यों ना इनकी वाइफ को पटाया जाए। तो ये फ़ोन लगाते हैं कलकत्ता के एक बहुत ही फेमस ज्वेलर को और उससे 50 डायमंड की रिंग्स मंगाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हीरे की अंगूठियाँ मंगाते हैं। और वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स को सब लिखा है यहाँ पे, 50 की 50 जो डायमंड की रिंग है उसे दुराई सैनी के घर पहुँचवा देते हैं। दुराई सैनी कौन हुई? ब्रिटिशर की वाइफ। ब्रिटिशर को बुक में लिखा है दुराई और इन्हें वाइफ को लिखा है दुराई सैनी, उसके पास भिजवा देते हैं। इन्हें लगा एक दो चूज़ करेंगे मैडम जी, खुश हो जाएंगी और हमारा काम भी बन जाएगा। बट वो थी ब्रिटिशर लुटेरन, बुक्खी एक नंबर की। उसने क्या करा, 50 की 50 अंगूठियाँ अपने पास रख ली और एक थैंक यू का लेटर भिजवा दिया। अगले ही दिन 3 लाख रुपए का बिल इनके पास आ जाता है। बट इन्हें 3 लाख रुपए बेफालतू में खर्च करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एटलीस्ट इनका किंगडम बच चुका था और इन्हें कोई पैसों की कदर तो थी नहीं, ना ही टाइगर्स की कदर थी। ठीक है जी, अब क्या होता है, लगभग 10 साल बीत जाते हैं और हमारे टाइगर किंग 70 टाइगर्स को मार चुके थे, यानी कि 70 टाइगर मर चुके थे। 10 साल हो गए, अब 30 टाइगर बचे थे और इनका जो पूरा का पूरा किंगडम है वो बिल्कुल सूखा पड़ चुका था। टाइगर के मामले में कोई टाइगर मिलने को तैयार ही नहीं था। तो एक दिन ये बहुत परेशान बैठे होते हैं, इनके हाथ में बंदूक होती है और उसको पॉलिश कर रहे होते हैं और अपने दीवान साहब को बुलाते हैं। आपको नहीं पता 30 टाइगर बचे हैं, अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर? तो वो दीवान साहब डर जाते, कहते सर मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे मत मार देना बंदूक से। कहते अरे तुम टाइगर हो गया, देखिए तुमने फिजिक अपनी टाइगर लग रही हो तुम, एक काम करो मुझे शादी करनी है। तो अब दीवान साहब को लगता है कि वो उन्हें प्रपोज करके, सर मैं शादी नहीं कर सकता आपसे, मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियाँ है, मैं कैसे शादी कर लूँ? तो टाइगर किंग कहते पागल हो गए, तुम्हारे से शादी क्यों करूँगा, मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ। तो अब दीवान साहब को लगता है कि टाइगर किंग कह रहे हैं कि उन्हें एक टाइग्रेस से शादी करनी है, यानी कि जो फीमेल टाइगर होती है उससे। वो कहते हैं सर प्लीज़, आपको जो है राजा जी कहते होंगे, वैसे मैं सर कह रही हूँ। कहते हैं अरे जलानी जंग बहादुर जी, आपको शादी करनी है नॉन लिविंग थिंग से, या मतलब इंसान से नहीं करनी तो बंदूक से कर लो, स्वॉर्ड से कर लो, तलवार से कर लो, आपके पूर्वज ऐसा करते थे। टाइगर किंग बहुत है, अभी असली टाइग्रेस से शादी करने की जरूरत नहीं है। तो टाइगर किंग हंस पड़ते, कहते नहीं भैया इंसान से ही शादी करनी है मुझे, एक राजकुमारी ढूंढो मेरे लिए, बट ऐसे किंगडम की राजकुमारी ढूंढना जिसके यहाँ पे बहुत सारे शेर हों, बहुत सारे टाइगर हो। तो ऐसे ही दीवान साहब कैलकुलेशन करते हैं और एक राजकुमारी प्यारी से ढूंढ लेते हैं जिनके घर में बहुत सारे टाइगर हैं। अब टाइगर किंग की उनसे शादी हो जाती है और टाइगर किंग जाते हैं ससुराल। हर थोड़े समय बाद ससुराल जाते हैं, अपनी मेहमान नवाजी कराते हैं और वहाँ के जंगल में पहुँच के टाइगर को मारना शुरू कर देते हैं। करते करते इनके 99 टाइगर्स हो गए पूरे। अब बचा एक टाइगर। कितना टाइगर बचा? बस एक टाइगर बचा। अब ये आखिरी टाइगर मिलना बंद ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, 3 ईयर्स में बचे हुए टाइगर भी इन्होंने मार लिए। अब बचा था बस एक टाइगर। अब ये लास्ट टाइगर मिलना बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइगर की जो है ना, टाइगर ने सुसाइड कर लिया सभी टाइगर्स ने, या टाइगर भाग गए छोड़ के दुनिया को कि इनके सामने ना पड़ जाए हम। कोई टाइगर नहीं मिलता था। तो टाइगर किंग बहुत टेंशन में आ जाते थे कि भाई अब मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। तो एक दिन इनको खबर मिलती है अपने किंगडम में से कि एक गाँव में से बकरियाँ गायब हुई है, मतलब वहाँ पे टाइगर है। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, उस गाँव की तरफ निकल पड़ते, कहते हैं इस गाँव को तो टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, इसको ये मैं बहुत खुश कर दूँगा ये वो। और ये उस गाँव में पहुँच जाते हैं कि यहाँ मुझे मेरा 100 टाइगर मिल जाएगा। अब ये वहाँ जाके उस गाँव में बैठ जाते हैं।
जंगल में जो गाँव के पास का था, और वहाँ पे कैंप लगा लेते अपना कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक 100वां टाइगर मुझे मिलेगा नहीं। ये 2 दिन वेट करते, 3 दिन वेट करते, हफ्तों वहाँ वेट करते थे, टाइगर नहीं मिलता, मतलब वो झूठी खबर थी। अब इन्हें गुस्सा चढ़ने लगता है, कहते डबल कर दो सारा टैक्स, ये भी कर दो, इतने सारे ऑफिसर्स को निकालने लगते हैं उनकी जॉब से। तो दीवान साहिब डर जाते हैं और दीवान साहिब कहते हैं सर आप ऐसे मत करो, टैक्स बढ़ा रहे हो प्रजा पे, ये सब कर रहे हो, अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो कांग्रेस आ जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। उस समय ब्रिटिशर के रूल में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तो साथ दे रही थी सारा का सारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल में। वो कहते हैं ये आ जाएगी, आप जरा ठीक से करो। तो टाइगर किंग कहते हैं अपनी जॉब संभाल लो, तुम मुझे मत सिखाओ। तो अब दीवान साहब को समझ में आएगा कि टाइगर किंग को टाइगर तो चाहिए किसी भी कीमत पे। तो उसको दीवान साहब को एक आइडिया आता है कि एक जू में से टाइगर बुला लेते हैं। तो वो जाता है अपनी वाइफ के साथ और एक जू में से एक पीपल्स पार्क इन मद्रास लिखा है थिंक सो, वहाँ से एक बूढ़ा सा टाइगर था बेचारा, उसको ले आता है, उसको लाके अपने घर में बंद कर देता है। हंस लो इस बात पे, घर में टाइगर बंद कर दिया इसने, बुढ़ा था वैसे भी है। ये टाइगर को अपने घर में पीछे बंद कर देता है और जैसे ही रात हो जाती है तो ये टाइगर को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और जंगल के बाहर जाते हैं। अब जैसे ये जंगल के बाहर जाते हैं और डिक्की खोलते हैं गाड़ी को, टाइगर को कहते हैं चलो चलो निकलो, तो टाइगर धरना दे देता है, मैं तो नहीं निकलता भैया, मैं क्यों मौत के मुंह में जाऊँ। तो ये धक्के मार के टाइगर को बाहर निकालते हैं जैसे तैसे करके, और टाइगर किंग के सामने सुबह जैसी हो जाती है वो टाइगर सामने आके खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा वीक सा टाइगर था, जू वाला टाइगर था। तो टाइगर किंग उसे देख के खुश हो जाते हैं, बंदूक लेते हैं, उसे मार देते हैं, वो टाइगर गिर जाता है। ठीक है, अब टाइगर किंग बहुत खुश कि मैंने 100 टाइगर मार लिए। अपने सारे लोगों को कहते हैं जो वहाँ जंगल में प्रेसिडेंट थे, इसकी बॉडी को उठा के वहाँ लाओ जश्न के साथ महल में, मैं इसके ऊपर एक मकबरा बनवाऊंगा और मेरा मिशन आज पूरा हो गया। ठीक है, अब टाइगर किंग वहाँ से चले जाते हैं और उनकी बॉडी को उठाने के लिए जो बाकी हंटर्स थे ना, टाइगर की बॉडी को उठाने के लिए जाते हैं। अब जैसे वो टाइगर की बॉडी को उठाने जाते हैं, टाइगर ऐसे उठता और देखता है, दैट मीन्स वो टाइगर मरा नहीं था, कि बंदूक की आवाज़ से वो इतना दिल कमज़ोर था उसका, वो बेहोश हो गया था। अब मतलब क्या हुआ कि 100 टाइगर तो मरा ही नहीं, ही ओनली फेंटेड, मारा तो नहीं ना हमारे टाइगर किंग ने। तो अब जो है वो हंटर्स सोचते हैं कि अब ये बात हम इनको नहीं बता सकते, हमारे टाइगर किंग को, हम ही हमारी जॉब से निकाल देंगे ये। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं अभी इसे कौन सा पता चलेगा, हम ही मार देते हैं। वो थोड़ी पीछे जाते हैं और 100 टाइगर को मार देते हैं। अब 100 टाइगर को किसने मारा, हंटर्स ने मारा। तो टाइगर किंग का मिशन पूरा हुआ नहीं ना, बट टाइगर किंग वो जो है बॉडी उसको पहुंचा दी जाती है टाइगर किंग के पास में, वो वाले टाइगर की। टाइगर किंग उसके ऊपर मकबरा वकबरा बनवा के अब अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। अब इनका जो बेटा था छोटा सा प्यारा सा, उसके साथ खेलना वेलना शुरू करते हैं, और उनका बेटा अब 3 साल का होने वाला था, तो उसका बर्थडे आ रहा था। तो ये जाते हैं बाजार में अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए। अब एक दुकान पे ये जाते हैं, वहाँ पे ना इन्हें खिलौना दिखता है जो एक वुडन टाइगर था, लकड़ी का बना हुआ टाइगर। ये वहाँ दुकानदार से पूछते हैं ये कितने का है। वैसे तो वो बहुत सस्ता था, सिर्फ 2.5 रुपये का था, 2.5 आने का ऐसा कुछ है, 2¼ आनाज लिखा हुआ है थिंक सो। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, तुम बताओ कितने का था वो। तो इतने कुछ का था वो, 2½ आना ऐसे ही था आई थिंक सो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये इतने का है, बट वो जो शॉपकीपर है वो बताता नहीं है। क्यों, कहता है इतना सस्ता थोड़ी दे दूंगा मैं इतने बड़े राजा को। तो वो कहता है कि सर ये जो है बहुत ही बढ़िया टाइगर है, ये बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये आपको मिलेगा लगभग 300 रुपये का। ठीक है, इतने महंगे रेट बता देता है वो। अब वो जो है टाइगर किंग 300 रुपये नहीं देते, कहते ठीक है इतना महंगा, ये इतना बढ़िया, ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो गया हमारे राजकुमार के लिए। मतलब उस बेचारे शॉपकीपर को 300 रुपये भी नहीं दे सकते थे, ये कहाँ 3 लाख की अंगूठियाँ खरीद दी थी वहाँ पे इन्होंने। अब ये वो टाइगर लेके अपने घर जाते हैं और अपने बेबी के साथ, अपने बच्चे के साथ एक दिन टाइगर से खेल रहे होते हैं। तो टाइगर क्योंकि वो बहुत बेकार बना हुआ था ना, उसकी लकड़ी में से एक तिनका निकल के हमारे टाइगर किंग के उंगली में चुभ जाता है। ये तिनका निकाल के फेंक देते हैं, तब तो ध्यान देते नहीं। अगले दिन इनके पूरे हाथ में जो है पस पड़ जाती है, सोर हो जाता है बिल्कुल, और कुछ ही देर के अंदर पूरे के पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन फैल चुका होता है। फिर आते हैं 3 बड़े बड़े सर्जन्स और वो जो है टाइगर किंग का ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस हो चुका था। टाइगर किंग का ऑपरेशन करके सर्जन्स बाहर आते हैं 3 बड़े बड़े और कहते हैं ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल कब बोला जाता है, जब इंजा बच जाए, बट वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, टाइगर किंग अब मर चुके हैं। और यहाँ पे टाइगर किंग को अपनी सज़ा मिल गई, जो उन्होंने गलत काम करे थे, जो उन्होंने इतना बुरा काम करा था कि उन्होंने 99 टाइगर्स को मारा, और इतना उनको अपने ऊपर विश्वास था कि वो जो है भविष्यवाणी सच नहीं होगी। 100वें टाइगर ने, जो एक रियल टाइगर भी नहीं था, जो सिर्फ एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा बेचारा सब, और आप कह सकते हो कि सस्ता सा टाइगर था, उसने अपने भाइयों का रिवेंज ले लिया 99 टाइगर्स को, और यहाँ पे टाइगर किंग मर गए। ठीक है जी, तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट बहुत ही चैप्टर टाइगर किंग। इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, जो टाइगर किंग का जो है नेचर था उसके ऊपर, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में से आप क्वेश्चन देख लेना। चैप्टर बस यही है, सिंपल सा। अब आपको चैप्टर बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हमारे जो ऑथर है उन्होंने बहुत ही मुश्किल वे में लिखा है। तुम ह्यूमर को छोड़ो, तुम्हें जो है ना लाइंस पे ध्यान देना है। तो ये वाले बॉक्सेस से एक बार आप चैप्टर को समरी को रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ।
और ये विलियम डगलस छोड़ दो, जैसे ये तिशानी दोशी ने लिखा है, ये पुरानी वाली स्लाइड से आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। तो अब हमें अगले चैप्टर पे आना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, तो आप करते हैं शुरू अपना अगला चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इस चैप्टर को किसने लिखा है? इसे लिखा है तिशानी दोशी ने। ये एक राइटर हैं और इन्होंने अपना लाइफ का रियल अकाउंट इसमें बताया है कि जब ये घूमने गई थी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका तुम्हें पता है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हम ह्यूमंस रहते नहीं है, जहाँ हम ह्यूमंस जाते नहीं है, कोई कोई ट्रिप्स ही जाती है वहाँ पे भी हमें एंटार्क्टिका में घूमने नहीं दिया जाता, बस दूर दूर की जगहों को हल्का सा दिखा लिया जाता है। वहाँ साइंटिफिक बेस बने हुए हैं और वहाँ पे रिसर्चेस होती है, क्योंकि एंटार्क्टिका की जो ज़मीन है वो बहुत प्योर है और वहाँ पे अगर हम खुदाई करते हैं तो कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमारे अर्थ के। तो जो वो अंटार्कटिका है वहाँ पे ये घूमने गई थी और आके इन्होंने ये चैप्टर लिख दिया। तो चलो पढ़ते हैं इन्होंने हमें अंटार्कटिका के बारे में क्या बताया है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। तो तिशानी दोशी ने अपनी जर्नी शुरू करी अंटार्कटिका के लिए एंड उन्होंने अंटार्कटिका को क्या बोला है? कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। तो हर बच्चा जो है लाइव चैट में और कमेंट सेक्शन में इस लाइन को लिख दो, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। इससे आपको नंबर मिलेंगे अगर आप ये लाइन लिखोगे अपने पेपर के अंदर। तो वो जो है ट्रैवल करके गई थी अंटार्कटिका एक रशियन रिसर्च वेसल पे बैठ के, यानी कि जो शिप था ना वो रशिया वालों का शिप था, एक रशियन रिसर्च वेसल था वो, और उसका नाम था अकादमिक शुलोस्की। इसकी जो स्पेलिंग है उसे अच्छे से आप लर्न कर लेना। अब कहती हैं इनको जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया से तो भैया कोई बहुत पास तो नहीं है, अंटार्कटिका बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये मद्रास की रहने वाली थी। मद्रास से कहती है मेरी जर्नी शुरू होती है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, यानी कि पूरा लैटिट्यूड ही बता रखा है, लॉन्गिट्यूड जो भी होगा, ठीक है। कह रही फिर मैंने क्रॉस करे 9 टाइम जोन्स, मैंने क्रॉस करे 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडी और सेवरल इकोस्फीयर्स के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अंटार्कटिका। 9 टाइम जोन्स मतलब आपको पता है ना, टाइम बदलता रहता है, इंडिया का टाइम, अमेरिका का टाइम, सबका टाइम अलग है। कह रही मैंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस करे, 7 समुंदर की जगह मैंने 3 समुंदर पार करे, 6 पॉइंट्स चेक पॉइंट्स पे मैं पूरी, और टोटल में बहुत सारा सफ़र करने के बाद गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, शिप में, मैं फाइनली पहुंचती हूँ अंटार्कटिका पे। और अंटार्कटिका पे पहुंचते ही जब मैंने अंटार्कटिका की धरती पे कदम रखा तो वो जो सुकून मुझे मिला वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अंटार्कटिका का जो होराइजन जब मैंने देखा तो जो मेरी मन ने फील करा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। अब अगर अंटार्कटिका का मैं आपको बताऊँ तो होराइजन क्या होता है, तो यहाँ पे एक आप फोटो देखो जो मैं लगा रही हूँ, ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि धरती और आसमान एक हो चुका है। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ज़मीन है और कहाँ आसमान है। तो इसको हम कहते हैं होराइजन। ये बड़े बड़े समुद्र में आपको दिखेगा या बर्फ़ से ढकी हुई जगह पे ऐसा लगता है धरती और आसमान एक हो चुके हैं, तो इस चीज़ को होराइजन हम कहते हैं। और ये देख के वो काफ़ी मेस्पराइज हो गई थी। अब जब ये अंटार्कटिका में वहाँ खड़ी हुई थी तो इन्हें थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमारे अर्थ की याद आने लगती है कि कैसे एक टाइम था जब अंटार्कटिका और इंडिया दोनों साथ में इकट्ठे हुआ करते थे। अब भाई तुम्हें अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अंटार्कटिका और इंडिया साथ में इकट्ठे कैसे थे, तो चलो मैं एक मैप और लगा देती हूँ और तुम्हें याद दिलाती हूँ 9th क्लास की थोड़ी सी ज्योग्राफी। अगर आपको याद हो तो कि पहले ज़माने में बहुत 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 मिलियंस ईयर पहले जो हमारा अर्थ था वो ऐसा नहीं दिखता था। हमारे अर्थ पे जो ये कॉन्टिनेंट जैसे अब है अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब ऐसे नहीं थे हमारे कि ये इधर जो है यूरोप हो गया, ये हो गया, नहीं। ये देखो कुछ ऐसे होते थे, एक था यूरेशिया और एक था ये गोंडवाना लैंड। तो आपने फोटो देख ली है, ये गोंडवाना लैंड की फोटो। तो जब ये गोंडवाना लैंड होता था, ये पूरा होता था, तो उस ज़माने में जो वेदर होता था वो बहुत गर्म होता था। मतलब कि तब जो अंटार्कटिका है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता था और वो एज थी डायनासोर्स की एज। तब हमारे अर्थ के ऊपर डायनासोर रहते थे। फिर धीरे धीरे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट हुई। मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ज्योग्राफी के लेवल का हमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिंपल पढ़ना है। फिर हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई और जो ये अंटार्कटिका है ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लग गया। इंडिया ने क्या करा, जब इंडिया जो है हमारा अंटार्कटिका आप देख सकते हो साथ साथ में वो दिख रहे हैं, इंडिया ने धीरे धीरे मूव करके 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 नॉर्थ की साइड में जाना शुरू कर दिया, एशिया की तरफ। और जैसे ही इंडिया एशिया से जाके मिलता है तो जो हमारे माइटी हिमालयाज है ना वो फॉर्म हो गए थे। एशिया और इंडिया की जैसी जो है मिलते हैं वो, तो एक ऐसे यूँ पहाड़ हमारे खड़े हुए, उन्हें हमने कहा हमारे हिमालयाज। और दूसरी साइड पे क्या हुआ, जो नॉर्थ साउथ अमेरिका था, देखो दूसरी फोटो के अंदर ये जो साउथ अमेरिका है, ये पहले देख रहे हो अंटार्कटिका के साथ चिपका हुआ है, इसने जाके इससे दूरी बना के शुरू कर दी नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना। और जैसे ही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में एक पैसेज खुल गया, एक ओशन करंट खुल गया, उसको हम कहते हैं ड्रेक पैसेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करंट है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो पूरा का पूरा बहाव है, पानी का करंट है, वो बना के रखता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ओशन करंट है, ड्रेक पैसेज। तो बेचारा अंटार्कटिका क्या हुआ, उसको तो दोनों भाई उसे छोड़ के चले गए।
गए, इधर साउथ अमेरिका भी गया, इधर इंडिया भी गया, और अंटार्कटिका नीचे पड़ा रह गया बेचारा हमारा, बन गया कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। तो ये है कुछ हमारे अर्थ की हिस्ट्री कि पहले ये गोंडवाना लैंड में ये सारे भाई इकट्ठे रहते थे, इंडिया, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, गरम गरम थे, इन पे डायनासोर रहते थे। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो इंडिया चला गया एशिया की तरफ, बाय बाय बोल के अंटार्कटिका को, और इंडिया के बन गए हिमालयास, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका छोड़ के चला जाता है हमारे अंटार्कटिका को, पहुंच जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के पास, इनके बीच में आ जाता है एक ड्रेक पैसेज, और वहां हमारा अंटार्कटिका बिल्कुल ही अनटच प्रिस्टाइन पहुंच जाता है, कोल्डेस्ट, वाइएस्ट एंड विंडीएस्ट एरिया बन जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है अब हमारा मैप कैसे दिखता हैगा। तो ये सब बातें अब वो बताती हैं हमारे को, और फिर ये बताती है कि अंटार्कटिका में रहना एक्चुअली लग कैसे रहा है। तो अंटार्कटिका के अंदर रहना बिल्कुल यूनिक इसलिए भी है क्योंकि वहाँ कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, मतलब आपको वहाँ पेड़ भी नहीं दिखेंगे, आपको वहाँ बिलबोर्ड भी नहीं दिखेंगे। अब दिस बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, इस बॉक्स को आपको लिखना है कॉपी के अंदर। ये बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है, आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि अंटार्कटिका का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है तो वो सब बताओ। तो अंटार्कटिका का लैंडस्केप में कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स जो इश्तिहार वाले बड़े बड़े सेल लगी है ये वो नहीं है, बिल्डिंग भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन प्लैनेट पे आप रह रहे हो अगर आप अंटार्कटिका के अंदर हो तो, ठीक है। बड़ी बड़ी माइक्रोस्कोप, छोटी से छोटी माइक्रोस्कोप लेवल की भी चीज़ें हैं मैंने अंटार्कटिका के अंदर की, जिसे आप बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। और इतने बड़े बड़े वो भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, इतने बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ भी हैं जिनका साइज़ आप मान लो एक कंट्री जितना बड़ा, एक तो बेल्जियम जितना बड़ा भी पहाड़ है, यानी कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और अंटार्कटिका के अंदर आपको बस के हॉर्न की, चिड़िया के चहचहाने की, ये सब आवाज़ें नहीं आएंगी, बस एक यूबिटिकस साइलेंस होता है, यानी कि बिल्कुल एक शांति होती है। और एक ही आवाज़ आती है अंटार्कटिका में, ये धड़म करके अवलांच आने की। अवलांच क्या होता है, जब बर्फ़ के पहाड़ की बर्फ़ यूँ टूटती हुई आती है ना और गरजने की आवाज़ आती है, सिर्फ वही आवाज़ आती है हमारे अंटार्कटिका के अंदर। एक सीन और होता है कि भैया कुछ समय जो है दिन ही दिन रहता है, कुछ समय रात ही रात रहती है, और एस्ट्रल लाइट्स पे अंटार्कटिका के अंदर दिखती रहती है, ठीक है। अब वो हमें बताते हैं कि जैसे कि मैं तो इंडियन हूँ और मैं ट्रॉपिकल कंट्री से हूँ, यानी कि ये तो मद्रास से हैं जहाँ पूरी ऐसी खिलखिली सी धूप निकलती रहती है, तो मुझे वहाँ पे रहना कि भैया मैं तो रोज़ धूप को प्रणाम करती हूँ सुबह उठ के, धूप के बिना मतलब ऐसी जगह पे रहना मुझे जहाँ धूप नहीं है और इतनी ठंड है, मेरी बॉडी के लिए तो अजीब था ही कि मेरी बॉडी को कंफर्टेबल होने में टाइम लग रहा था। मुझे खुद ऐसी बर्फ़ देख के ऐसा लगता था कि मैं वाइट कलर की जो पिंग पोंग बॉल होती है ना, टेनिस वाली जो बॉल होती है, टेबल टेनिस वाली बॉल, उस पर चल रही हूँ, जैसे सफ़ेद रंग की बॉल पे मैं चल रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता था। तो ये आपको याद रखना है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था हमारे अंटार्कटिका का। अब जो है अब वो हमारे ह्यूमंस की थोड़ी सी हमें असलियत बताएंगी। जब वो अंटार्कटिका में खड़ी थी वहाँ पे, तो उन्हें समझ में आया कि जैसे हम टीवी पे देखते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, मत जलाओ पेट्रोल से, ठीक है। तो वैसे हमें कुछ नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चिकने खड़े हो चुके हैं, हमें एनवायरनमेंट की कोई परवाह नहीं है। बट वो कह रही जब मैं वहाँ अंटार्कटिका में खड़ी हुई तब मुझे वैल्यू पता चली कि हमें अंटार्कटिका को बचाना है, हमें इस एनवायरनमेंट को क्यों बचाना है। क्योंकि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, वो पिघले हम मर गए, दैट्स इट, ये होने वाला है। जैसे अंटार्कटिका का टेम्परेचर राइज कर गया, अब हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा कहते हैं, बट अगर वो राइज कर गया तो मतलब हमारे लिए डूम्सडे आ चुका है। तो वहाँ बैठ के उन्हें ये सीरियस बहुत लगी सिचुएशन, और वो सोचती हैं कि हम ह्यूमंस ने कितने से समय के अंदर अर्थ पे कितना नुकसान पहुँचा दिया है। तो ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड ओनली फॉर 12,000 ईयर्स, 12,000 साल ही हुए हैं हमें यहाँ अर्थ पे आए हुए। अर्थ पे जो ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ है उससे कह रही बहुत लंबा समय नहीं है ये हमारी अर्थ की क्लॉक पे, बट उसके अंदर भी हमने अर्थ को सारे टाइप के दुख दर्द दे दिए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर दिया है, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो चुकी है, कार्बन एमिशन इतना कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल सब जला दिया हमने, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है। और इस सब की वजह से एक दिन ऐसा होगा कि अंटार्कटिका का जो लैंडस्केप है वो बदलेगा, अंटार्कटिका का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, एंड दैट विल बी द एंड फॉर अस, ये हम सभी को पता है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर पे जो है ना बातें तो होती हैं, जो पोलर कैप्स मेल्ट हो रही हैं उन पर बातें तो होती है, बट एक्शन अभी भी नहीं लिया जा रहा है। तो इसलिए उन्हें बहुत चिंता होने लगती है कि जो अंटार्कटिका है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अंटार्कटिका में खुदाई होती है, बड़े बड़े बेसिस लगे हैं और वहाँ पे हमें अर्थ के कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स मतलब क्या, पुरानी मतलब बिल्कुल इन डेप्थ जाके कि हमारी अर्थ पहले कैसी होती थी, वो बस अंटार्कटिका से ही पता चल सकता है, कहीं और से नहीं चल सकता। सो शी वॉज वेरी वरिड। अब ये जो वो बच्ची गई थी वहाँ पे एकेडमिक फिलॉसफी पे बैठ के, ये सब हुआ कैसे था पॉसिबल। तो एक ना प्रोग्राम था इनके यहाँ पे जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ये एक टूर था एक तरीके का जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को ले जाया जाता था अंटार्कटिका। वो जो प्रोग्राम था पूरा, उसके हेड थे एक आप कह सकते हो कैनेडियन एडवेंचर और एजुकेटर थे जिनका नाम था जियोफ ग्रीन।
जी ऑफ, वो याद है सोफे का भाई, वो भी जी ऑफ था, बट ये डिफरेंट है, ये असली है, ठीक है। कैनेडियन एडवेंचर एजुकेटर थे जी ऑफ क्रेन। तो पहले ये अपने ये शिप में ना बड़े बड़े बुड्ढों को ले जाते थे, अमीर अमीर, जो वहाँ ऐश करने जाते थे। फिर थोड़ी कुछ करने वाले हैं ये यहाँ पे, नहीं, ये आएंगे मजे करेंगे, फोटो खींचेंगे, चले जाएंगे। क्यों ना मैं बच्चों को लेके जाऊँ, उन्हें सीरियसनेस पता चलेगी कि अंटार्कटिका के लैंडस्केप को बचाना कितना ज़रूरी है, और कल को अगर वो पॉलिटिशियन बने, पॉलिसी मेकर्स बने, कुछ वो अपनी तरफ से करेंगे। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को ले जाना शुरू करा, और ऐसी हमारी तिशानी दोषी भी इसी वाले प्रोग्राम के अंडर में अंटार्कटिका पहुंची थी, और देखो उन पे इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा। आज मुझे भी टेंशन होती है, मैंने व्लॉग्स देखे अंटार्कटिका के और मुझे भी लगा यार ये बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। तो इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। अब अंटार्कटिका जो है उसके बारे में उन्होंने हमें थोड़ा बहुत और बता रखा है कि अगर हमें अंटार्कटिका को बचाना इसलिए भी है क्योंकि हमारे अर्थ की हर एक हिस्ट्री अंटार्कटिका के अंदर ही है। और वो कहते हैं कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो बड़ी चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएंगी। यानी कि ये नहीं कि हमें अंटार्कटिका को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए बहुत बड़े स्टेप्स लेने हैं, इवन छोटे स्टेप्स से भी हो जाएगा। जैसे थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग कम करने की कोशिश करो। इसका वो एग्जांपल हमें दी थी फाइटोप्लैंक्टन से, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो हमारा समुद्र होता है उसके अंदर एक टाइप का ये ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लैंक्टन। इसको मछलियाँ भी खाती हैं और पूरी की पूरी मरीन लाइफ इस फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करती है। बट जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पानी के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टन कम हो रही है, यानी कि ये फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन खत्म होंगे तो पूरी फूड चेन बगड़ जाएगी भाई। मछली को फाइटोप्लैंक्टन नहीं मिलेगा, छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली, उससे बड़ी को मछली नहीं, आगे 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 ऐसे पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम फाइटोप्लैंक्टन पे ध्यान दें, हमें किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ छोटे से जो वो फाइटोप्लैंक्टन है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से, उन फाइटोप्लैंक्टन्स पे अगर हमने ध्यान देना शुरू करा, हमने ग्लोबल वार्मिंग कम करी और फाइटोप्लैंक्टन को जो है हमने बचाया, तो उससे क्या होगा, पूरी फूड चेन हमारी सिक्योर हो जाएगी। एंड दैट्स वाई वो कहती हैं अगर हम स्मॉल चीज़ों की, इफ़ यू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो एक बार रीड कर लो, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन वाला जब क्वेश्चन आएगा तो मेरे नोट्स का अगर आपने ये बॉक्स लिख दिया, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो अंटार्कटिका एक बहुत ही आइडियल प्लेस है इन्वायरमेंट चेंज को स्टडी करने के लिए। इवन स्मॉल डिस्टर्बेंस से भी जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताया कि टाइनी प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं, और पूरा का पूरा सदर्न ओशियन फूड चेन इन्हीं पे चलता है। अब साइंटिस्ट ने कहा है जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो फाइटोप्लैंक्टन मर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत गलत है क्योंकि उससे जो है हमारे लिए एक बहुत ही बुरा फ्यूचर आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम छोटी सी चीज़ को भी बचाने लगे फाइटोप्लैंक्टन को, तो शायद हमारी पूरा इन्वायरमेंट, हमारा अर्थ, हमारा नेचर बच सकता है। अब नेक्स्ट बात पे वो आती हैं, अब कह रहे बिफोर लीविंग अंटार्कटिका, यानी कि जब वो अंटार्कटिका से बाहर जा रहे थे, वापस जा रहे थे अपने घर की तरफ, ठीक है। तो कह रहे क्या हुआ, हमारा जो एकेडमिक शोलास की शिप है ना वो बीच में रुक गया, क्योंकि वो ना समुद्र ऐसा कई जगह से जमा पड़ा होता है बर्फ़ पे। तो कह रही वो बीच में अटक गया। तो हमारे को क्या करा, एक प्लैंक रखा, एक लकड़ी का फट्टा रखा, और हमें जो है वो स्नो के ऊपर, वो जो जमा हुआ समुद्र था उसके ऊपर हमें चलना पड़ा। अब आप अंटार्कटिका की धरती पे ऐसे ही नहीं उतर सकते, आपको पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे तरीके के। तो कह रही बहुत ज़्यादा ठंड थी, 65.55 डिग्री साउथ के पे जगह पे थे हम, और हमारा जो शिप था वो रुक गया। हम 52 लोग थे। गोरटेक्स जैकेट्स यानी कि ठंड से बचने वाली जैकेट पहन रखी थी, चश्मे लगा रखे थे कि आंखों पे जम ना जाए बिल्कुल भी हमारी, बहुत सारे कपड़े पहन रखे थे हमने, और हमारे नीचे 1 मीटर मोटी जमी हुई बर्फ़ थी और उसके नीचे पानी था। और जो है इतने, कह रही मुझे अलग लगा उस ओशन पे चलना, मतलब तुम समुंदर पे चल रहे हो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट वो जमा हुआ समुंदर था तो वो उसके ऊपर चल रही थी। एंड उन्हें काफ़ी अलग सा लग रहा था कि मेरे नीचे पूरा समुंदर है और पूरी लाइफ मछली वछली वहाँ पे घूम रही है। वहीं पे जब वो चल रही थी उसके ऊपर जो है प्रॉपरली पूरे जमे हुए समुंदर के ऊपर इमेजिन करो, तो उन्हें क्रैब ईटर सील दिखती है। सील्स जो मोटी मोटी सी ऐसी होती हैं, वो कोने में ना धूप सेक रही थी बैठ के सील, तो उन्हें याद आते हैं अपनी गली के कुत्ते। यानी हमारे यहाँ पे भी ऐसी होता है, गर्मियों के अंदर ना गली के कुत्ते क्या करते हैं, पेड़ की छांव में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि गर्मी होती है, और यहाँ इन्हें ठंड लग रही है तो ये बैठ के धूप सेक रही हैं। तो कैसे वो कनेक्ट करती हैं चीज़ों को। अब फाइनली हमारी तिशानी दोषी जी घर पहुँच जाती हैं, कहती हैं आफ्टर ट्रैवलिंग 9 टाइम जोन्स, वही 6 चेक पॉइंट और वही 3 समुंदर पार करने के बाद मैं अपने घर पे आ जाके आराम से बैठी हुई हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हम लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम अंटार्कटिका को बचा पाएंगे या नहीं। एक दिन ऐसा होगा अंटार्कटिका ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं ज़िंदा होंगी वो सब देखने के लिए, क्या हम होंगे, कि कब होगा ये सब चीज़ें, दिस दैट, ये सब सोचती हैं। बट स्टिल वो अपने मन में एक होप रखती हैं कि जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी अंटार्कटिका देख के आ रहे हैं या उनका जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो जो है कुछ कोशिश करें
अपनी तरफ से हमारे अर्थ को बचाने की। अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, यानी कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अपने अर्थ को बचाने के लिए। अपने बेसिस पे भी रोज़ अगर हम कुछ एक अच्छा काम करें, पेड़ लगा ले, लाइट पंखे बंद कर ले, तो उससे भी जो है हमारा वर्ल्ड अच्छा बन सकता है। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इसमें फोटोज़ भी ऐड नहीं करी थी, जिससे जो है ना फिर तुम अगर प्रिंट आउट निकलवाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये बस नोट्स है, इनका फोटोकॉपी निकलवा लो और इनसे आप रिवाइज कर लेना अपने पूरे के पूरे चैप्टर को। लैंग्वेज इज़ वेरी इजी, जिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, द एनिमी, जो बच्चों को बहुत लेंदी लगता है। अरे कोई लेंदी नहीं है, इतना मज़ेदार चैप्टर है, जैसे आप के ड्रामास देखते हो ना वैसा ही चैप्टर है ये पूरा का पूरा। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द एनिमी। अगला चैप्टर द एनिमी। तो ये जो एनिमी चैप्टर है, इसके मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। दूसरी है इनकी वाइफ हैना, जो बड़ी प्यारी सी वाइफ है इनकी। फिर आता है एक प्रिजनर ऑफ वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के समय का है, और वो हमारा जो ये डॉक्टर सदाओ है ना, इनके घर के बाहर आके गिर जाता है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये समय चल रहा है हमारे वर्ल्ड वॉर 2 का। इस चैप्टर में हमारे को वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी बता रखी है। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे कि तुम्हें याद होगा, जरा थोड़ा कलर ऐसे लेती हूँ जो विजिबल हो आपको, जैसे कि तुम्हें याद होगा जापान का और यूएसए वालों का वॉर चल रहा था। इन्होंने तो इन पे बॉम्ब भी गिरा दिया था हिरोशिमा नागासाकी में, पता है ना, पता ही होगा, ठीक है। तो इनका बहुत तगड़ा वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 वाज देयर। तो उस समय पे क्या हुआ, एक यूएसए का प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब होता है कि कोई सोल्जर को पकड़ लिया जापान की आर्मी ने, यानी कि उस आर्मी ने पकड़ा और उसे अपनी कैद में रखा हुआ था, वहाँ टॉर्चर वॉर्चर करा जाता था उनको। और वो जो है क्या हुआ, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो कैसे कैसे तरीके से पता नहीं भाग गया उन जापानियों की, जो है जापान की जो मिलिट्री थी उनकी उससे। और वो जो है गिरता पड़ता जैसे तैसे बचता बचता था। हमारे जो डॉक्टर सदाओ है, इनका घर था समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, बड़ा लैविश सा घर था, काफ़ी अमीर है ये। तो समुद्र के किनारे पे इनका घर था। ये अपने घर के बाहर खड़े हुए थे अपनी वाइफ के साथ छज्जे में, और ये बाहर आके देखते हैं भाई ये कौन गिर गया आके बीच पे। ये जाके देखते हैं तो वो ये था अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, वो आके उनके घर के बाहर गिर चुका था। अब बीइंग अ डॉक्टर उनका मन करा मैं इसका इलाज करूँ, मैं इसे बचाऊँ, बट ठहरा वो उनका दुश्मन। तो अब वो क्या करेंगे, उसे मार देंगे या छोड़ देंगे, क्या किया जाएगा, अब हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना प्रिजनर ऑफ वॉर कौन हुआ। चलो, तो डॉक्टर सदाओ होकी। अब भाई इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके नोट्स बनाने में, आई एम लिटरली टेलिंग यू। क्योंकि अगर आप देखोगे मतलब 5 या 6 या 8 टाइम में जाके ऐसे कंसोलिडेटेड नोट्स बने हैं, जिसमें चैप्टर की हर लाइन है, हर एक ऐसा वर्ड है, हर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको स्टोरी पता चलेगी और जो आपके आंसर फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 30-40 पेजेस का है, तो उसको मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिख दिया है। नाउ इसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, मैंने इतने बढ़िया नोट्स बनाए आपके लिए, और इनको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है जी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, और गूगल ड्राइव पे से भी। तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो और गूगल ड्राइव से लिंक्स डाउनलोड कर लो। तो डॉक्टर सदाओ होकी का घर कहाँ पे है, जापान के कोस्ट पे है, और ये ना पत्थरों के ऊपर बना हुआ है, नैरो सी बीच के ऊपर, ठीक है। अब डॉक्टर सदाओ जब छोटे बच्चे थे तो अपने पापा के साथ भी ऐसे ही बीच पे आइलैंड्स पे घूमते रहते थे, और कभी कभी जो है पेड़ पे चलते थे, कोकोनट के पेड़ पे चढ़ते थे, और ये सब वो अपने पापा के साथ बचपन में मस्ती करते रहते थे, ठीक है। तो छोटे होते की बात बता रही हूँ मैं डॉक्टर सदाओ होकी की। अब डॉक्टर सदाओ होकी जब भी घूमने जाते थे अपने पापा के साथ बीच पे, तो बीच से 2 आइलैंड्स दिखा करते थे जापान के। तो उनके पापा हमेशा कहते थे कि बेटा ये जो 2 आइलैंड्स है ना, ये हमारे जापान के स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे, हमें तरक्कियों पर ले जाएंगे। तो वो छोटे होते हुए पूछते थे पापा कौन सी तरक्की मिलेगी, तो कहते थे पता नहीं कौन सी मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। तो डॉक्टर सदाओ की मम्मी नहीं है, उनके पापा ही हैं, और वो उनसे बहुत प्यार करते थे। अब इनके बचपन की बात बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि बच्चे से मजाक कर रहे हैं और कुछ कर रहे, नहीं, बहुत सीरियस टाइप के रहते थे। और उन्हें अपने बेटे की एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा वो था कि मेरा बच्चा अच्छा एजुकेटेड हो। पूरे जापानी थे, पक्के कट्टर वाले जापानी थे वो, कि उन्हें कोई बाकी कल्चर पसंद नहीं थे, बट स्टिल अपने बच्चे की एजुकेशन इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ये डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेज देते हैं 22 साल की उम्र में मेडिसिन पढ़ने के लिए, यानी कि डॉक्टरी करने के लिए। वॉर भी चल रहा था वैसे उस समय पे, वॉर ना, वॉर तब तो नहीं हुआ था, ऑब्वियस बात है, बाद में हुआ था वॉर शुरू, तब तो रिलेशन ठीक ही होंगे, बट वो तो भेज देते हैं बेटे को अपने, चाहे वो उन्हें जापान कितना ही पसंद था, क्योंकि उसको उनके बेटे की एजुकेशन सबसे बढ़िया चाहिए थी। तो सदाओ 30 ईयर्स के होके वापस आते हैं, और ये एक बहुत ही बड़े सर्जन बन चुके थे, और सर्जन के साथ में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन चुके थे। और इन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी, जो घाव होते हैं, जो वुंड्स होते हैं ना, उनको आप साफ कर पाओ, अच्छे से क्लीन कर पाओ इंटायरली, इससे रिलेटेड इन्होंने एक पूरी साइंटिफिक थ्योरी भी अपनी निकाल ली थी। तो अब जापान के बहुत ही नामी ग्रामी लोगों के अंदर आने लग गए थे डॉक्टर सदाओ। तो उनके पापा का सपना पूरा हो गया था कि मेरे बेटे को एक तरक्की हासिल हो, और वो उन्होंने देख ली थी। अब जिस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो जापान के डॉक्टर थे वो, और इतने बढ़िया डॉक्टर, तो ये मिलिट्री और आर्मी और सोल्जर्स के साथ क्यों नहीं गए वॉर के टाइम पे।
तो वो इसलिए नहीं गए थे क्योंकि डॉक्टर सदाओ बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, और जो जापान का जनरल था वो थोड़ा सेल्फिश हो गया था कि भाई ये उनका ना प्रॉब्लम चली थी, जापान के जनरल को हार्ट अटैक वगैरह आने का बहुत डर था, तो उसने डॉक्टर सदाओ को जाने नहीं दिया वॉर पे कि मेरी जान बचाएगा तो भैया सदाओ ही बचाएगा, ये मैं इसको नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो सदाओ को इसलिए नहीं भेजा गया था। तो ये 5th लाइन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब एक सुबह की बात है, सुबह बोल रही हूँ, देखो इवनिंग लिखा है। अब एक शाम की बात है, डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ हैना, मतलब ये बाहर खड़े होते हैं और पीछे से इनकी वाइफ हैना किमोनो पहन के आ जाती है और ऐसे रोमांटिक सा सीन होता है, हाथ पकड़ के अपने हस्बैंड का खड़ी हो जाती है। तब हमें बताया गया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, अभी ऐसे नॉर्मल बता देती हूँ, तब डॉक्टर सदाओ को याद आता है कि कैसे वो हैना से मिले थे और हैना उनकी लाइफ में न होती तो वो क्या ही करते। तो हैना जो उनकी वाइफ है, ठीक है, हैना को डॉक्टर सदाओ मिले थे अमेरिका में, तो हैना भी वहाँ अमेरिका में ही पढ़ाई कर रही थी, किस सब्जेक्ट की कर रही थी ये हमें नहीं बताया है, वो वहाँ पढ़ रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो डॉक्टर सदाओ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया कि उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई पार्टी वार्टी रखी है। उनका बिल्कुल मन नहीं था जाने का कि यार वो तो बड़े अजीब से लोग हैं, चीख चिल्लाते रहते हैं, मौज मस्ती से करते रहते हैं, वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे, खाना भी बेकार बनाते, तो उनका मन नहीं था। बट स्टिल डॉक्टर सदाओ क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने पार्टी रखी थी, वो चले गए। अब कह रहे मैं वहाँ जब उस पार्टी में गया तो वहाँ मुझे मेरी प्यारी हैना दिखी और वहाँ देखते ही मुझे उससे पहली वाली प्यार हो गया था, मतलब वो पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। बट स्टिल इन्होंने जाके पहले कंफर्म करा वो जो है ये जापानीज़ है ना, पक्की जापानीज़ है, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके पापा मानने नहीं वाले कि और लड़की को जो है रिश्ता मेरा पक्का नहीं करेंगे। तो जब उन्हें पता चल जाता है वो प्योर रेस है, प्योर जापानीज़ है, फिर वो हैना से जाके बात करते हैं, फिर डेटिंग वेटिंग करते हैं और इनको पता था कि ये दोनों शादी करेंगे। बट अमेरिका में शादी नहीं करते, पहले पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, जापान वापस आते हैं, पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद तरीके से जापान में आके हमारे डॉक्टर सदाओ और हैना की शादी होती है। अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं इनके प्यारे प्यारे से। अब जो इनके दादाजी हैं बच्चों के, यानी कि जो सदाओ के पापा है वो तो मर चुके हैं, बट दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो उन्होंने अच्छा खासा अपने बेटे को देख लिया शादीशुदा होते हुए, तो अंकल जी तो सही समय पे निकल लिए। अब क्या होता है जी, वो बाहर खड़े हुए हैं, दोनों रोमांटिक सी नाइट है और वो बाहर देख रहे हैं, जो है बीच है उनके घर के बाहर में, वो देख रहे हैं। एकदम से उन्हें दिखता है, सडनली उन्हें देखा कि कोई फिगर, एक ऐसी लड़खड़ाता वैसा कोई इंसान दिखता है, वो बीच पे से समुद्र में से निकल के आ रहा होता है, वो ऐसे चल के आता है, लड़खड़ाता है और नीचे गिर जाता है। तो हैना एकदम से डर के बोलती है अरे कौन है, वो डर गए, उन्हें लगा कि कोई फिशरमैन है और वो घायल है, गिर विर गया होगा और वो आ गया है उनके घर के बाहर बीच पे। तो उन्हें लगता है कि कोई फिशरमैन है आसपास के विलेज से। तो ये दोनों भागते हुए जाते हैं और वो बॉडी जो आदमी आके गिरा था उसको यूँ पलट देते हैं। जैसे ही उसको पलटते हैं तो इन्हें दिखता है अ वाइट मैन। ये डर जाते हैं देख के, क्योंकि उस समय पे वॉर चल रहा था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये तो एक अंग्रेज़ है। उन्हें देखते ही समझ में आ जाता है। उसके बाल थे ब्लॉन्ड, उस बच्चे के जो गिरा था वो बच्चा ही था, छोटा सा था, उनके घर के बाहर आगे जो गिरा था, प्रिजनर ऑफ वॉर था वो, उसके बाल बिल्कुल ब्लॉन्ड थे। वो देख के वो समझ जाते हैं। और उसकी जो कमर थी, बैक पे जो है देखते हैं हमारे डॉक्टर सदाओ, उसे गोली लगी हुई थी, तो मतलब उसकी बॉडी के अंदर बुलेट थी इस समय पे प्रेजेंट। और उसके जो गोली का जो निशान था जहाँ से गोली एंटर हुई थी वहाँ पे और छिल चुका था पूरा का पूरा, और खून बह जा रहा था, बह जा रहा था। और पूरी बॉडी पे स्कार्स थे, जैसे उसे टॉर्चर करा गया हो, और छिल गई थी उसकी पूरी बॉडी पत्थर से जो वहाँ बीच पे रखे हुए थे। और वो बेहोश था, वो बिल्कुल ही ऐसे बेहोशी में वो पड़ा हुआ था, वाइट मैन वो। अब डॉक्टर सदाओ और वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, पर इतने में, क्योंकि डॉक्टर सदाओ इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि बढ़िया डॉक्टर हैं, उनके हाथ ऐसे ही अपने इलाज करने पे शुरू हो जाते हैं। उन्होंने सीमॉस उठाया और उसके वुंड को पैक कर दिया कि उसमें से खून निकलना कम से कम बंद हो जाए। अब वो जो है चिल्लाता है अपना, एकदम से वो दर्द में कर रहा था अपने जो है बेहोशी के अंदर भी। अब भाई क्या करें वो दोनों, वो डॉक्टर है, उनका तो मन कर रहा है हम सही करें इसे। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इसका क्या करें। तो हैना कहती है बेस्ट थिंग तो यही है कि हम इसे पानी में वापस फेंक देते हैं। हैना भी कहती है, और हैना कहती है कि हाँ यही करना पड़ेगा हमें, इंजर्ड तो ये बहुत है बट हमारे लिए यही सही है कि हम इसे पानी में वापस फेंक दें इसको, क्योंकि दुश्मन था भाई वो उनका। तो सदाओ ने भी यही रियलाइज़ करा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस समय पे हम जो वॉर का समय चल रहा है, हम अपने घर में एक वाइट मैन को शेल्टर नहीं दे सकते हैं। अब इनका मन नहीं मान रहा था कि एक ऐसे आदमी को, जो इंसानियत तो होती है ना, वॉर अलग हो गया, इंसानियत तो होती है कि उसे पानी में फेंक दे। तो वो एक कैप पहन रखी थी उसने, वो उठाते हैं। अब वो कैप पानी में बिल्कुल ही पूरी की निचोड़ी पड़ी थी, तो वो उसको कैप को उठाते हैं और उस पर पढ़ते हैं, उस पर लिखा हुआ था US नेवी। और जो है तब डॉक्टर सदाओ को समझ में आ जाता है कि वो ना अमेरिकन कोई सोल्जर है और वो प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो अब हैना कहती है कैन वी पुट हिम बैक इन द सी,
डाल दे इसे पानी के अंदर वापस। मन उसका भी नहीं मान रहा था। तो सदाओ कहते हैं देखो मैं ऐसे पानी में फेंक देता अगर ये इंजर्ड ना होता, मैं पुलिस को बुला देता अगर ये इंजर्ड ना होता, मैं अभी पुलिस को बुलाता, कहता है इसे अरेस्ट कर लो, बट क्योंकि ये मेरे सामने अभी मरने वाला है, इसके अंदर बॉडी में बुलेट है, कभी भी मर सकता है ये, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पहला धर्म है कि मैं मेरे सामने किसी को मरने ना दूँ, तो मेरे को अभी इसको ठीक करना पड़ेगा, मैं ऐसे ऐसे नहीं फेंक सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी में यही सीखा है। तो वो कहती है अब क्या करेंगे हम फिर, कैसे होगा ये सब। तो हैना ही सजेस्ट करती है कि अच्छा हम एक काम करते हैं, हम सर्वेंट्स को बोलेंगे कि अभी हम इसको ठीक करें, इलाज करें, और जैसे ही ये सही हो जाएगा हम इसको पुलिस को दे देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर सदाओ भी कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो उसको उठाते हैं, बिल्कुल हल्का था वो, जैसे कोई फेदर हो ना, इतना हल्का था, लड़का था वैसे अट्टा कट्टा नौजवान, वेट ही नहीं था उसकी बॉडी में, इतना टॉर्चर्ड था वो उसे उठा के रूम तक लेके जाते हैं। डॉक्टर सदाओ के जो पापा का कमरा था ना, प्योर जापानीज स्टाइल वाला, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सिल्क की चादर बिछी पड़ी है, नीचे क्विल्ट लगी पड़ी है, बेड नहीं था कमरे में, वो शिनचैन वाला फ्लोर बेड था, इतने सुंदर सुंदर वहाँ डेकोरेशन पीसेस है, वहाँ पे वो उसको लेके चले जाते हैं, और उसके खून से पूरा कमरा गंदा हो रहा था उस समय पे। अब डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि इसको नहलाना पड़ेगा हमें, तभी मैं इसको थोड़ा ठीक कर पाऊंगा। तो वो कहती है ना कि आप इसको टच मत करो, मैं यूमी को बुलाती हूँ। यूमी कौन है, उनके बच्चों की नैनी है, वो इसे नहला देगी। अब डॉक्टर सदाओ जो है कहते हैं मैं बाकी सर्वेंट्स को बता रहा हूँ, तुम जाओ यूमी को बुला लो। अब हैना जाते हैं यूमी के पास में, तो यूमी बच्चों को नर्सरी में थी और बच्चों को केयर कर रही थी। तो बेबी बुलाता है मम्मी को, तो वो जाके थोड़ा सा अपना बेबी को प्यार करती है और यूमी को बाहर लेके आती है, कहती है बाल्टी उठाओ और एक स्क्रब उठाओ, चलो मेरे साथ। अब यूमी उसके साथ चली जाती है। रास्ते में डॉक्टर सदाओ बता चुके थे सारे के सारे सर्वेंट्स को कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो उनके घर का गार्डनर था वो हमारी हैना मैडम को रोकता है। गार्डनर था वो कहता है हमारे जो ये मास्टर है ना डॉक्टर सदाओ, वो बचपन से डॉक्टर सदाओ के यहाँ पे काम कर रहा है, छोटे से बड़ा होते हुए देखा है उस गार्डनर ने उनको, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो आदमी है ना, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन आ चुकी है। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी तुमने देखी है कि मौत एक बार अगर आ गई तो वो मुड़ के तुम्हारे पास आएगी ही वापस। तो वो कहते हैं देखो इसकी मौत अब लिख चुकी है, पहले इसको बंदूक ने मारा, फिर अब इसकी सी जो है, समुद्र जो है, इसका मौत का कारण बनने वाला था। अगर आप इन्हें बचाओगे तो एक गोली बंदूक जो है और जो ये समुद्र है, उन्हें इसकी जान चाहिए, वो आपसे आके बदला लेंगी। तो हैना को थोड़ा सा डर लगता है, बट वो इतनी सुपरस्टिशियस नहीं है। वो कहती है ठीक है मैं हस्बैंड को अपने बता दूंगी आप जो कह रहे हो, बट वो मानती नहीं इन सब चीज़ों में, उसे ठीक करना था। वो यूमी को लेके वहाँ जाते हैं, तो यूमी कहती है मैं नहीं छूंगी इसे, ये तो वाइट मैन है और ऊपर से इतना गंदा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है अच्छा तो कैसे नहीं करोगी तुम, मेरी मालकिन की बात नहीं मानोगी। तो यूमी कहती है नहीं भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे इस सब मसलों में मत फंसाओ। तो फिर हैना डर जाती है कि यहाँ पे वो गलत थे, यूमी बिल्कुल सही थी, वो गलत काम कर रहे थे, या गलत भी नहीं था तो वो कुछ छुप के कर रहे थे। तो वो डर जाती है, कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। और फिर हैना को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो खुद ही उस बच्चा जो था वो उसकी शर्ट वर्ट निकाल के उसको साफ करना शुरू कर देती है। इतने में डॉक्टर सदाओ अपना ऑपरेशन थिएटर वाला जो किट होता है पूरा का पूरा, वो लेकर आ जाते हैं कि मैं इसका करूँगा ऑपरेशन। ठीक है जी। अब हैना पहले डर जाती है कि आप इसको ऑपरेशन करोगे, तो वो कह रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑपरेशन तो हमें इसका करना ही पड़ेगा वरना ये मर जाएगा, एंड तुम्हें इसको क्या देना पड़ेगा, तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी डॉक्टर इसको ऑपरेशन करने में, क्योंकि नर्स तो नहीं थी ना, तो हैना की हेल्प लेनी थी। अब वो कहती है मैंने तो कभी ऑपरेशन करा नहीं, कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कर देना। अब वो बैठते हैं और बुलेट निकालनी शुरू करते हैं। वो बच्चा दर्द में करा रहा होता है, ठीक है, और वो जो है उसके बॉडी पे स्कार्स देखती है हैना, और उसे याद आता है कि कैसे जो जनरल्स के बारे में कहा जाता है कि वो तो औरतों पे भी जुल्म करते हैं, तो इस बच्चे पे कितना जुल्म करा होगा। हर जगह स्कार्स ही स्कार थे, जैसे उसे बहुत मारा पीटा गया हो, और उसकी जो है जो खून उसकी बॉडी हो रखी थी, तो वो बहुत बुरा फील कर रही होती है। और इतने में ही उसे क्या होता है, उसे वॉमिटिंग आ जाती है। वो ऑपरेशन होता हुआ देख नहीं पा रही थी अपनी आंखों के सामने, तो वो वॉमिटिंग करने बाहर जाती है। तो डॉक्टर सदाओ को बुरा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी बीवी को भी ऐसी हालत में रख रहे हैं, खुद की भी फैमिली पे इतना प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा रूड हो जाते हैं ऑपरेशन करते हुए। वो ध्यान नहीं देते कि उसको दर्द ज़्यादा हो रहा होगा, कह रहे हाँ चिल्ला दर्द में, कोई बात नहीं, मुझे तो पता भी नहीं मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। और फिर वो हैना वापस आ जाती है वॉमिटिंग करके, वो उठाती है शीशी जो होती है ना जिसके अंदर वो दवाई होगी जिससे वो बेहोश करेगी, वो उठा के लाती है और बैठ जाती है, कहती है अच्छा बताओ अब क्या करना है। डॉक्टर सदाओ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने अपने सीखा है अपनी मेडिसिन की फील्ड के अंदर कि एक सिन है, मतलब कि एक पाप है ये, कि अगर आप जो है जिस बॉडी पे ऑपरेट करो उसकी पूरी आपको नॉलेज ना हो या आप उसको ध्यान से ना करो, तो वो पूरी नॉलेज और पूरे ध्यान से उसकी बॉडी में से बुलेट निकाल रहे होते हैं। वो हैना को कहते हैं उसको थोड़ा बेहोश करो, वो थोड़ा सा लगाती है नाक पे, उसे कहते हैं अच्छा बस करो, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा लगाती है, कहते हैं बस करो, और उन्हें बंदूक मिल जाती है। उसकी लोअर बैक में थी बंदूक, वो उसको निकाल देते हैं, बुलेट को वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और वो बहुत जोर की चिल्लाता है बच्चा, ठीक है। अब भी वो बहुत खतरे में था, वो उसकी पल्स चेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर एक सिरिंज लेते हैं और एक दवाई उसको जो है लगा देते हैं, मतलब उसको एक सिरिंज लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद में वो उसकी पल्स दोबारा चेक करते हैं, हाइपोडर्मिक
हाइपोडर्मिक सिरिंज लगाने के बाद में, तो अब उन्हें पता चल जाता है कि अब ये स्टेबल हो चुका है और कहते हैं अब ये जी जाएगा, ये मरेगा नहीं, ठीक है। अब फाइनल उन्होंने जान तो बचा ही ली उसकी, अब आगे क्या करे। अब आता है अगला दिन। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो हैना उसके कमरे में जाते हैं, क्योंकि कोई नौकर तो मदद करने नहीं वाला था, तो वो बैठा हुआ था और वो डर जाता है देख के कि भाई ये जापानी लड़की कहाँ से आ गई है, मैं कहाँ हूँ। तो हैना उसे इंग्लिश में जवाब देती है। वो हैरान, इसे इंग्लिश कैसे आती है। तो हैना बताती है मैं बहुत समय अमेरिका रही हूँ तो मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैना उसे सूप पिलाती है अपने हाथों से, वो सूप पी लेता है और फिर वो सो जाता है। अब डॉक्टर सदाओ भी उससे मिलने जाते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बता देती हूँ। डॉक्टर सदाओ भी उससे मिलने जाते हैं और डॉक्टर सदाओ को वो अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा होता है और मैं कौन हूँ ये वो। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं मुझे कुछ मत बताना जब तक मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ, मुझे कुछ भी मत बताना। और वो पूछता है अब आप क्या करोगे, मेरे को पुलिस में दे दोगे, मुझे बचा लोगे, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तुम्हारी जान बचाऊंगा छोड़ूंगा, तुम बस अभी रेस्ट करो। अब हो जाता है 7वां दिन। अब 7th डे हो जाता है। पूरे दिन जो है, इतने दिन हमारी जो हैना मैडम है वही उसकी केयर कर रही थी और उसको उसका नाम भी पता चल चुका था। उसका नाम था टॉम, ठीक है, छोटा सा ही था वो, ज़्यादा 17-18 साल का होगा और उसका नाम था टॉम, ठीक है। अब 7th डे पे 2 बहुत मेजर इवेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। सुबह सुबह सारे नौकरों ने घर का कोई काम नहीं करा था क्योंकि अब वो ऊब चुके थे। उन्हें चाहिए था कि भैया इसको पुलिस में डलवाओ, हमारे मास्टर इतना बड़ा खतरा क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने घर के कोई काम नहीं करे और उन्होंने कहा जब तक ये सर्वेंट जो है ये हमारे यहाँ पे रहेगा, ये प्रिजनर ऑफ वॉर, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हमें अपनी बहुत चिंता है और आपकी भी है। तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। हैना उनको पे करती है उनके पैसे, वो चले जाते हैं और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके झाड़ू पोछा भी करते हैं, घर का सब्जी भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं और बच्चों को भी संभालते हैं। सारे काम मिलके कर रहे होते हैं और उसको भी देख रेख करनी होती है, ठीक है। अब दोपहर की बात होती है, हैना किचन में होती है। एकदम से जो जनरल का, बड़े जो जापान के जनरल है ना, उनकी तरफ से भेजा गया पुलिस ऑफिसर आता है। पुलिस ऑफिसर को देख के हैना का दिल यहाँ गले में आ जाता है कि भाई लगता है हमारी सर्वेंट्स ने कंप्लेन कर दी, अब सदाओ को अरेस्ट करने के लिए लोग आ चुके हैं। हैना बहुत डर जाती है मैसेंजर को देख के, बट वो मैसेंजर बताता है हमारे डॉक्टर सदाओ को कि जनरल की तबीयत ख़राब है, मैं इसलिए तुम्हें लेने आऊँ। अब जब हैना ये सुनती है कि अरेस्ट करने नहीं आया और डॉक्टर जो है जनरल की जो है तबीयत ख़राब है उसके लिए लेने आए हैं डॉक्टर साहब को, मेरे हस्बैंड को, तो वो कहती है अच्छा बस यही बात है। तो वो मैसेंजर जो वो पुलिस वाला था वो बहुत गुस्सा हो जाता है, ये छोटी बात है हमारे जनरल की तबीयत ख़राब है, फिर नहीं। और फिर जो है सदाओ कहता है मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और सदाओ अपना बैग लेके जनरल के पास जाता है। वो जनरल को ऑपरेशन करता है, उन्हें हार्ट अटैक आया था बट स्टिल वो जनरल को बचा लेता है। अब जनरल और जो डॉक्टर साहब है उनके बीच में बात होती है और डॉक्टर साहब जो है ना हमारे डॉक्टर सदाओ, उन्हें समझ में आता है कि जनरल तो मेरी मुट्ठी में है। क्यों? क्योंकि जनरल को पूरा भरोसा था डॉक्टर सदाओ पे। वो बता देता है उनको कि भैया मुझे किसी और डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, कोई जर्मन के डॉक्टर पे, कोई जापानी डॉक्टर पे, मुझे पता है कि अगर मुझे हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर सदाओ तुम ही मुझे बता सकते हो। तो डॉक्टर सदाओ को जब समझ में आता है ये जनरल बिल्कुल मेरे ही कंट्रोल में है, तो वो उसको पूरी बात बता देते हैं कि कैसे मेरे घर के बाहर एक प्रिजनर ऑफ वॉर आया है और अभी मैंने उसकी जो है इलाज करके उसे सही कर दिया है। तो जनरल तो खुश हो जाते हैं, कह रहे अरे वाह तुम तो इतने बढ़िया डॉक्टर हो, तुम मरते हुए को बचा रहे, तुम मुझे भी बचा ही लोगे, कितने हार्ट अटैक झेल लूँगा मैं। तो वो कहते हैं एक ही झेल सकते हो। तो जनरल कहता है अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तो रिस्क नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं जेल में डलवा दूँ, एक काम करते हैं मैं प्राइवेट कातिल जो होते हैं ना, असैसिन्स कौन होते हैं, कातिल, मैं प्राइवेट कातिल जो है तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। पहले डॉक्टर सदाओ डर जाते हैं, मेरे घर पे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, कातिल आएंगे मेरे घर में, बट उन्हें लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर में प्राइवेट कातिल भिजवा दूंगा, तुम जिस कमरे में वो सो रहा है ना, वो प्रिजनर ऑफ वॉर, उसका दरवाजा हल्का सा खुला रख देना, रात को वो आके उसे मार देंगे, उसकी बॉडी भी ठिकाने लगा देंगे। अब वो ना चाहते हुए भी जनरल की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देते हैं, ऑफर को, और कहते हैं ठीक है आप उनको भेज देना। ठीक है जी। अब वो घर जाते हैं और हैना को इस बारे में नहीं बताते, वो सोचते हैं जब वो मर जाएगा उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। अब वो रात को जो है एक बार जाते हैं उस अमेरिकन के कमरे के अंदर, तो वो देखते हैं कि वो गार्डन में वॉक करने की तरफ जा रहा था। कहते पागल हो क्यों, बैठो, बाहर नहीं जा सकते हो तुम, और अभी चलने को तुम्हें किसने कहेगा। वो कहता है मेरी मर्जी थी, मैं चल रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं बैठ जाओ चुपचाप से। अब इतने में क्या होता है, वो कहता है कि हाँ मेरी थोड़ा सा ना स्टिफनेस हो रही है बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर सदाओ को उसकी चिंता हो जाती है कि तुम्हारे को बॉडी में स्टिफनेस हो रही है, कहाँ तो उसका मर्डर प्लान करके आए हैं और कहाँ उसकी बॉडी में हल्का सा एक होने पे भी इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अब एक रात होती है, उन्हें रात को आवाज़ें आ रही है, ऐसा उन्हें लगता रहता है आवाज़ आई, प्राइवेट असैसिन्स आए, कुछ नहीं होता। अगले दिन सुबह वो बैठा होता है। दूसरी रात भी उन्हें लगता है ये पत्ता हिला, ये कातिल आ गया, ये मर गया, ये मर्डर हो रहा है, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन भी उन्हें रात को यही सब लगता है। एक बार तो हैना उठ भी गई थी, वो कहती कोई है बाहर, में जाके देखती हूँ। उन्होंने कहा नहीं जाना। तीसरे दिन जब से वो उठ के गए तब भी कुछ नहीं, वो वहीं बैठा हुआ था, मतलब कोई कातिल तो नहीं आने वाला था। अब वो सोचते हैं क्या किया जाए। अब उन्हें पता था कि अब उन्हें अपने हैंड में सिचुएशन को लेना होगा, अब वो देर नहीं कर सकते। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है उसको यहाँ से भगा देंगे। तो वो जाते हैं बाज़ार
वहाँ से कुछ चादरें रजाइयाँ खरीद के लाते हैं और अपनी बोट निकाल लेते हैं। बोट जो होती है ना, बोट, वो निकाल लेते हैं। कुछ पैक्ड फूड, खाना कैन में जो खाना होता है वो सब भी ले आते हैं और वो उसको बताते हैं जाके उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को कि आज शाम को मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, तो मेरी बोट पे बैठ के वहाँ जो दूर एक आइलैंड है वहाँ जाके बैठ जाना। वो आइलैंड जो है आधे समय सबमर्ज रहता है, यानी कि पानी में डूबा हुआ रहता है, तो इसलिए वहाँ पे आर्मी जो है उसे बिल्कुल भी देखती व्यक्ति ज़्यादा नहीं है। बट अभी वो जो है सबमर्ज नहीं है, तो तुम बोट लेके मेरी वहाँ जाके बैठ जाओ। वहाँ कोरिया की बोट्स आएंगी मछुआरों की, उनसे मदद मांग लेना, वो तुम्हें फिर अपने पास बिठाएंगे एंड देन यू कैन रीच अमेरिका। बट जितने भी समय तुम वहाँ आइलैंड पे रहोगे तो वहाँ आग वाग मत जलाना, कच्ची मछली ही निकाल के पानी में से तुम उसे खा लेना। और ये लो मेरी फ्लैश लाइट, अगर रास्ता ढूंढना हो तो थोड़ा बहुत फ्लैश लाइट यूज़ करना, ज़्यादा लाइट यूज़ मत करना। तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि आप मेरे को बचा रहे हो। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बचा रहा हूँ, मैं खुद को बचा रहा हूँ। ठीक है, वो उसका चेकअप करते हैं कि वो ठीक है एंड ऑल दैट, और शाम को बोर्ड बाहर निकालते हैं, उसको अपना किमोनो पहना देते हैं और उसके सर पे, क्योंकि उसके गोल्डन ब्राउन बाल थे ना, ब्लॉन्ड थे, एक काला कपड़ा बांध देते हैं जिससे पता ना चले कि उसके बाल से तो पता चल जाएगा अंग्रेज है वो, अमेरिकन है वो, सॉरी। तो फिर वो उसको बोट में बिठाते हैं, अपनी खुद की टॉर्च देते हैं उसको और कहते हैं कि और एक इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। सदाओ गेव हिम अ फ्लैश लाइट सेइंग गिव मी 2 फ्लैशेस एट सनसेट इफ़ यू रन आउट ऑफ फूड, कि जैसे ही सूरज ढलेगा और तुम वहाँ बैठे हो, बहुत दिन हो गए कोई कोरियन फिशिंग बोट नहीं आई और तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया हुआ, तो मुझे सनसेट होते ही 2 फ्लैश मारना वहाँ से, एंड जो है 1 इफ़ यू आर सेफ़, और 1 मारना अगर तुम सेफ़ हो और फिर भी कोई आया ना हो तब भी। ठीक है, अब जो वो रात थी, सदाओ वेट करते हैं, जैसी ही रात होती है वो उसको छोड़ देते हैं। बीच बीच में वो हल्की साइड लाइट लगाता है, बोट पे बैठ के वो वहाँ आइलैंड पे पहुँच जाता है। एंड उन्होंने एक फ्लैश देखी, मीनिंग कि वो वहाँ पे पहुँच चुका था। जैसे वो बाहर खड़े होकर वेट करते हैं, उन्हें बाहर से वो फ्लैश दिख जाती है, मतलब वो बच्चा वहाँ सेफली पहुँच गया है उस आइलैंड पे जहाँ से उससे कोरियन वाली बोट लेने आ जाएगी। मीनवाइल सदाओ के घर पे उसी समय जनरल आ जाते हैं। जनरल नहीं, मतलब जनरल के यहाँ से बुलावा आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल को एक और हार्ट अटैक आ गया था। तो 12 घंटे तक जो है वो जनरल के यहाँ पे जा रहते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके, और वो जब जनरल को जो है जनरल को ठीक कर देते हैं, जब जनरल होश में आ जाता है तो उसे बता देते हैं कि मैंने उसको भगा दिया, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को। अब जनरल भी बुरा लगता है उसको भी कि उसने भी ठीक तरीके से डील नहीं करा, उसको ड्यूटी थी कि मरवा दो तो मरवा देते, देशद्रोही वाला काम है। और डॉक्टर सदाओ को भी बुरा लग रहा होता है कि मैंने एक आदमी को भगा दिया। तो वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। तो जनरल कहता है ये मत सोचना मैं लेस पेट्रियाटिक हूँ, मैंने इसलिए कातिल नहीं भिजवाए, मैं ना बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे ध्यान से निकल गया। और डॉक्टर सदाओ कहते हैं नहीं सर, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ और आप भी मुझे क्वेश्चन मत करना, मैंने बस ये इंसानियत की वजह से करा है। तो जनरल कहता है हाँ हाँ मुझे सब पता है। तो कोई अब उनको पनिशमेंट तो नहीं मिलने वाली सदाओ को। अब डॉक्टर सदाओ अपने घर आते हैं और वो रात को जो है बैल्कनी में फिर खड़े होते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि कहीं वो सिग्नल ना दे, उस पर खाना नहीं है एंड ऑल दैट। और वो आइलैंड पे देख रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद वो बच गया होगा, क्योंकि कोई सिग्नल तो आता नहीं है। एंड ही वंडर्ड, और फिर वो बैठ के सोचते हैं पूरा अमेरिका में जितने समय वो रहे थे, तो अमेरिका में लोगों ने उन्हें कोई इतना अच्छे से डील नहीं करा था। गंदा ही करते थे, बट कभी कभी कोई कोई अच्छा भी करता था। कभी कभी उनकी लैंडलॉर्ड जो अच्छी नहीं थी उनकी केयर भी करती थी जब उनको तबीयत ख़राब होती थी। कुछ लोग अच्छे थे, कुछ नहीं थे। और वो सबकी शक्लें जितने अमेरिकियों को वो जानते थे पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, उन सबकी शक्ल सामने लाते और लास्ट में लाते हैं इसकी, प्रिजनर ऑफ वॉर की। और वो सोचते ऐसा क्या हो गया, किल द एनिमी दो आई डिस्पाइस वाइट मैन। वो कहते हैं, खुद को क्वेश्चन करते हैं कि मुझे नफरत है गोरे लोगों से, इस समय में वाइट लोग मेरे दुश्मन हैं, बट फिर भी मैं उस दुश्मन को मार क्यों नहीं पाया। वो इस बात को क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आंसर ये नहीं है कि उन्हें कोई प्यार था उससे या वो देशभक्त नहीं थे इसलिए उन्होंने उसको नहीं मारा, वो इंसानियत से भरे हुए थे इसलिए वो उसे भगा देते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है गाइस। फाइनली अब आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, ऑन द फेस ऑफ इट, जो एक प्ले है। अब ये जो चैप्टर है इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, मतलब प्ले को एक एक डायलॉग नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, कि एक एक डायलॉग है जो इसने बोला, डेरी ने बोला, लैम ने ये बोला, ये नहीं पढ़ाऊंगी, शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट तरीके के अंदर जो अभी आपको पढ़ना है। अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आई टैब में गिवन है, वो भी 30-40 मिनट की है, कि उसको देख लेना 2x पे। अदरवाइज यहाँ से आपका पूरा प्ले रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़ा अब तक तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्ले ऑन द फेस ऑफ। तो अब शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेरी, एंड जिसका जो फेस है ना वो आधी साइड से बर्न हो चुका है, जल चुका है, क्योंकि उसके ऊपर एसिड यानी कि तेजाब जो होता है ना वो गिर गया था, ठीक है। और पूरा फेस इसका हाफ साइड से बर्न है। एंड उस वजह से जो हमारा डेरी है उसको जो पूरी सोसाइटी है बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से डील करती है, और इसके मन में आ गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इसे लोगों का सामना करने से डर लगता है, क्योंकि जब भी ये लोगों के सामने जाता है या तो वो कोई मीन कमेंट करेंगे या फिर वो ऐसा दिखाएंगे जैसे
उसकी तो लाइफ ही ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। दूसरे हैंड पे हमारे मेन कैरेक्टर है इस वाले प्ले के, जिनका नाम है मिस्टर लैम, जो एक बहुत बूढ़े से अंकल है, जिनका एक अपना बड़ा सा गार्डन है और बड़ा सा घर है जिसमें वो रहा करते हैं। इनका भी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जाने के पहचान के इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये क्या है, ये लंगड़े हैं, इनकी जो एक टांग है वो टिन की लगी हुई है, यानी कि ये भी फिजिकली इम्पेयर्ड है कहीं ना कहीं। और इनको भी जो सोसाइटी के लोग हैं अच्छा मतलब ऐसे इनसे आगे डील नहीं करते हैं, बच्चे आगे इन्हें चढ़ाते रहते हैं, अरे लंगड़ा अंकल लंगड़ा अंकल लंगड़ा अंकल। तो इनके साथ भी यही होता है और डेरी के साथ भी यही होता है। बट मिस्टर लैम क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी बड़े हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनका लाइफ को लेकर जो आउटलुक कह सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी कि जैसे कोई आप कह सकते हो ना, एक माइंड कोच हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक ऐसा आदमी हो जो बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग से काम है, सेंस्ड है, वैसे हैं हमारे मिस्टर लैम। और आज जब वो डेरी से बात करेंगे, डेरी इनके गार्डन में चला जाएगा छुपते छुपाते, और ये जब डेरी से बात करेंगे तो वो डेरी की लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देंगे। जैसे कि एक हवा आई और उसने डेरी को बिल्कुल जैसे वो बच्चा जो बिल्कुल डार्कनेस में जाता जा रहा था, वो उसको खींच के एक लाइट के अंदर ले आएंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ द हमारा प्ले। और ये स्टोरी पता होनी इसलिए ज़रूरी है, ये जो चंद बातें मैंने तुम्हें बताई है ना, इसी से आप आंसर फॉर्मेशन में इन्हें यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इस साल क्वेश्चन खाली यही नहीं आएंगे डेरी कौन था, मिस्टर लैम कौन थे, उनका जो रिलेशनशिप का सिग्निफिकेंस था ये भी आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है जिनकी टिन की लेग है। ही इज़ वाइज, बहुत समझदार है, काइंड है, ऑप्टिमिस्टिक है। ये 3 वर्ड आप मिस्टर लैम के लिए अपने पेपर पे लिख के रख लो। नेक्स्ट डेरी की बात करें तो ये 14 साल का एक बच्चा है, इसका रियल नेम डेरेक है, DEREK डेरेक। ठीक है, और इसका आधा साइड बर्न है। तीसरी करेक्टर कुछ ही मिनटों के लिए आती है, वो है डेरी की मम्मी, जो ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान रहती है, क्योंकि उसका आधा साइड फेस बर्न है। तो एक्स्ट्रा केयर करती हैं और उस एक्स्ट्रा केयर में वो उसे इन्फीरियर फील कराती रहती हैं। डन, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, ऐसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये जो वाला हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसमें मैं एक एक डायलॉग पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ। आई एम गिविंग यू ओवरऑल व्यू ऑफ द प्ले। ठीक है, अगर तुम्हें एक एक डायलॉग पढ़ना है ना, जैसे एनसीईआरटी वाला से, तो उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक लगा दिया है। 30-35 मिनट्स के अंदर मैंने एक एक डायलॉग के साथ भी प्ले पढ़ा दिया, वो वहाँ से पढ़ लेना। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाऊँ, तुम्हें डायलॉग वाला भी पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ो। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ज़ित्काला सा के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बामा के बारे में। ये जो दोनों ही वुमेन है, यानी कि जो दोनों ही लेडीज़ है जिन्होंने ये पूरे चैप्टर्स को आपको लिखा है, वो अपनी लाइफ की रियल स्टोरी हमें यहाँ बताने वाली है, अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी जो उनके साथ में हुई थी। तभी चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले के जो हमारा टॉपिक है, वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स बाय ज़ित्काला सा। अब ज़ित्काला सा कौन है? तो ज़ित्काला सा है गाइस हमारी एक नेटिव अमेरिकन बच्ची। नेटिव अमेरिकन कौन होते हैं? देखो, जो अमेरिका है, आपको पता है अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा था। ठीक है, उससे पहले, कोलंबस के जाने से पहले भी तो अमेरिका में कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे ना। बाद में फिर वहाँ से यूरोप के, जैसे मान लो स्पेन से और बाकी जगहों से, ब्रिटेन से और पोर्चुगीज़, बहुत सारे लोग फिर वहाँ बाद में जाने लग गए। ठीक है, बट उससे पहले जो इंडिजियस ने, यानी कि जब तक अमेरिका शुरू से जो अमेरिका था, वहाँ पे जो वो पीपल रहते थे, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जैसे आप कुछ यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो, इन्हें हम कहते हैं नेटिव अमेरिकन्स। ये होते हैं हमारे नेटिव अमेरिकन। और ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसी ही नेटिव अमेरिकन बच्ची के बारे में है। कभी कभी हम इनको अमेरिकन इंडियन भी कह देते हैं, और वो इसलिए कहते हैं, उसका बहुत ही एक अलग सा रीज़न है, क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था तो वो इंडिया ढूंढने निकला था। वो वहाँ पहुँचता है और उसे अमेरिका मिल जाता है बाय मिस्टेक। वो ढूंढने तो इंडिया निकला था, तो इसलिए जब वो वहाँ गया तो वो उन लोगों को कहते थे कि ये इंडियंस है, ये इंडियंस है। और बाद में इनका नाम इसलिए हम कहते हैं कि ये अमेरिकन इंडियंस है। वैसे इंडिया से उनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, जस्ट नेम सेक के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने निकला था ना जब इंडिया, तो इस वजह से उन्हें बोला जाता है। तो आप अमेरिकन इंडियन कहो या नेटिव अमेरिकन कहो, एक ही बात है। इनकी भी अलग अलग ट्राइब्स होती है, अलग अलग लोग होते हैं ये, बट दीज आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, पूरा अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पूरा अमेरिका के ओरिजिनल पीपल हैं ये, जो शुरू से यहाँ रहते थे। अब हुआ क्या, जब यहाँ पे ना अमेरिका के अंदर जब बाकी लोग आने लग गए, यहाँ पे सेटलमेंट होने लग गई, तो इन लोगों से, जो ट्राइबल पीपल थे, इनसे इनका कल्चर छीनने की बहुत कोशिश करी गई। और यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स खुलवाए गए, बोर्डिंग स्कूल्स खिलाए गए, हॉस्टल्स खुलवाए गए, जहाँ पे इनके बच्चों को भेजा जाता था। उनका रहने सहने का तरीका बदला जाता था, यानी कि पहले इनके ट्राइबल वाले कपड़े पहनने बंद कराएंगे, इनके बाल काट देंगे। ठीक है, इनको जो है बोलने का तरीका इनका डिफरेंट कराएंगे, इन्हें छुरी चम्मच से, कांटों से खाना सिखाएंगे। इनके अंदर से जितनी भी इनकी ट्राइबल कल्चर है, बिलीव है, उनको मिटाने की इन्होंने कोशिश करने लगी, जिससे कि ट्राइबल कल्चर खत्म हो जाए अमेरिका का और ये बिल्कुल नया कल्चर आ जाए। तो यही चीज़ शुरू होती है। ज़ित्काला सा जो हमारी ये बच्चे हैं, इनके साथ भी होता है, जो हमारी राइटर हैं, एक कार्ल
कार्लेजाइल इंडियन स्कूल है, इंडियन वही उसलिए नाम रखा हुआ था कि अमेरिकन इंडियन बच्चों के लिए बना है। इस स्कूल के अंदर कितने ही बच्चों को, ये जो नेटिव अमेरिकन बच्चे थे उन्हें भर्ती करा जाता था और उनके तौर तरीकों को बदला जाता था। तो हमारी ज़िदकाला साहबी इस स्कूल में पढ़ने जाती हैं, ज़बरदस्ती इनके मम्मी पापा से अलग करके इन्हें यहाँ डाला जाता है, कोई किसी की परमिशन से नहीं। और जो उनके स्कूल का पहला दिन था वो उन्होंने आज हमें अपने इस चैप्टर के अंदर बताया है। तो स्टोरी बिगेन होती है, हमारी ऑथर बताती है कि जो फर्स्ट डे था मेरा कार्लेजाइल इंडियन स्कूल के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था उनके लिए। सबसे पहले तो वो बहुत ठंडी जगह पे था, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। साथ ही के साथ में वो जो एरिया था, जो स्कूल था, उन्हें बहुत सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। उनको पूरे समय जो है ऐसी चीज़ें फील हो रही थी जो उन्होंने आज तक नहीं करी थी। बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी उनको, जैसे कोई चल भी रहा था ना तो जूतों की जो ज़मीन पे चलने की आवाज़ आ रही थी वो भी उनके कानों में चुभ रही थी। उनको बार बार सुनाई दे रही थी कि वो ना कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है। जैसे कि आप मानो कि उनकी तो अपनी लैंग्वेज अलग थी ना, तो इंग्लिश में लोग बात कर रहे थे तो उन्हें फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। सुबह जब स्कूल के लिए जो घंटी बजती है ना, बेल बजती है, तो बेल टावर में से बेल बजने की आवाज़ आती है, तो वो भी उनके कानों को बहुत गंदी लगती है, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में रहती थी, ट्राइबल थी, तो वहाँ उन्हें इतने शोर गुल्ले की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी शूज़ के चलने की आवाज़ से, लोगों की आवाज़ों से, बेल फ्राई की आवाज़ों से। और वहाँ उस एरिया में, यानी कि नॉर्मल स्कूल है, अभी वो वहाँ पे अभी पहुँची हैं, बट ये आवाज़ें ही उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे रही थी, क्योंकि वो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में रहती थी। ठीक है, अब क्या होता है, जब वो वहाँ सुबह सुबह स्कूल में होती है, तभी एक पेल फेस वुमेन आती है, यानी कि उनकी टीचर या वार्डन होगी। वो सभी की सभी लड़कियों को जो है ऑर्गेनाइज कर देती है कि आप एक लाइन में हो जाओ और आप चलो डाइनिंग हॉल की तरफ। ठीक है, तो वो देखती हैं, जब वो डाइनिंग हॉल में जा रही होती है, वहाँ अदर इंडियन गर्ल्स भी होती हैं। इंडियन मतलब वो हमारी नहीं है, हम इंडियन गर्ल्स नहीं है, वो नेटिव अमेरिकन को इंडियन लिखा है। वहाँ और इंडियन गर्ल्स भी होती है और उन्होंने स्टिफ शूज़, यानी कि चमड़े के जो जूते होते हैं ना, वो पहन रखे थे। और हमारी ऑथर ने अभी ज़िदकाला सा ने क्या पहन रखे थे, मोकैज़न्स होते हैं कपड़े के बने हुए जूते। नेटिव अमेरिकन लोग कपड़े वाले जूते पहनते थे, चलते हुए आवाज़ नहीं आती है। तो वो देखते हैं कि कैसे इनमें से मेरे जैसी दिखने वाली कुछ बच्चियों को तो चेंज ये लोग कर चुके हैं। उन्होंने पहन रखे थे स्टिफ शूज़ और टाइट फिटेड ड्रेसेस, जिसमें पूरी बॉडी फिगर जो है वो पूरी विजिबल हो रखी थी। बहुत टाइट कपड़े पहना रखे थे उनको, जो यूनिफॉर्म थी वो बहुत टाइट थी। और जो छोटी छोटी लड़कियां थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन रखे थे। और वो हैरान हो जाती है कि जो छोटी बच्चियां थी उनके जो बाल थे वो शॉर्ट कटे हुए थे, और उनके कल्चर में छोटे बाल लड़कियों का रखना बिल्कुल, लड़कों का भी गलत है, लड़कियों की तो क्या ही बात करो। और शिंगल्ड हेयर थे, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है देखकर कि कैसे जो है इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही लड़कियों को, इन्हें ऑकवर्ड नहीं लग रहा क्या। इतने में ही क्या होता है, इन्होंने अपने ऊपर एक कंबल सा ले रखा होता है। ठीक है, तो कोई इनका वो जो कंबल या शॉल इन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी बिना इनकी परमिशन के यूँ हटा देता है। एंड देन शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि उन्होंने भी अब वो कपड़े पहन लिए थे ना, टाइट वाले ड्रेसेस, तो उन्होंने खुद को कवर करने के लिए जो है वो डाल रखी थी वो, तो उन्हें काफ़ी शर्म सी आती है। अब जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में एंटर करती हैं तो सामने से बॉयज़ ग्रुप की लाइन आ रही होती है। वहाँ पर उन्हें 3 लड़के ऐसे दिखते हैं जिन्हें लगता है कि ये मेरी पार्टी के हैं, मतलब कि उन्हें देख के उन लड़कों को दिखता है कि ये भी मेरी ही तरह अनकम्फर्टेबल है स्कूल के अंदर, जैसे मैं इस समय पर अनकम्फर्टेबल हूँ। अब क्या होता है, सारे के सारे बच्चे टेबल चेयर के सामने, जहाँ पे सारा मेस हॉल है, जहाँ खाना खाने की जगह है, डाइनिंग एरिया है सॉरी, वहाँ पे खड़े होते हैं। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे जो है सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, एक छोटी सी घंटी जो है वो बजती है ऐसी टिंग करके। अब जैसी छोटी सी घंटी बजती है तो हर बच्चे ने अपनी चेयर बाहर निकाली, और ज़िदकाला सा ने भी अपनी चेयर बाहर निकाली और चेयर के ऊपर बैठ गई आराम से। अब जब वो चेयर पे बैठी, उन्होंने आसपास में देखा तो पूरा स्कूल खड़ा हुआ था चेयर के बराबर में, खाली वो बैठी नहीं थी। इतने में ही वो एम्बैरेस होकर खड़ी होती हैं, तो दूसरी बेल बजती है और सारे बच्चे बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, वो खड़ी हैं और सारे बच्चे बैठे हुए। अब क्या होता है, इतनी ही देर के अंदर एक आदमी जो है वो कुछ बोलने लगता है दूर डाइनिंग टेबल के कोने में से। तो वो यूँ उचक कर देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि वो पेल फेस वुमेन जो उनकी वार्डन है वो उनको देख रही थी बहुत ही गुस्से में। तो वो अपना मुंह नीचे कर ली थी, एक्चुअली में वो प्रेयर कर रहे थे, जो भी कोई टीचर होंगे वहाँ के। अब तीसरी घंटी बजती है और उस पर सारे बच्चों ने फॉर्क और नाइफ उठा लिए। ये देख के ज़िदकाला सा का रोना निकल जाता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टम तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये उनके पहले देखा फर्स्ट ट्रॉमा था कि भाई पहले तो भाई क्या मेरे से बिना परमिशन के वो मेरा शॉल हटा दिया, और उसके बाद में ये क्या सिस्टम है कि चमचों पे ऐसे घंटियों पे हमें चलना पड़ेगा जानवरों की तरह हमारे को। शी फेल्ट वेरी अजीब सा। अब वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं था, असली बैटल तो अभी मेरी होने वाली थी। क्या होता है, कह रही नेक्स्ट मॉर्निंग, उसके अगले दिन की बात है, उनकी जो फ्रेंड थी जू डेविन, नाम याद रखना जू डेविन,
उसको ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मतलब अभी तो ये नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज ही अपनी जानते थे ना, अभी इंग्लिश उन्होंने सीखी नहीं थी ना, सिखाई जाएगी स्कूल में इंग्लिश, तो उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। तो उसने बताया हमारी ज़ितकाला सा को कि उन्होंने उस पेल फेस वुमेन को और बाकी को उस बात करते सुना है कि हमारे बालों को काट दिया जाएगा, क्योंकि ज़ितकाला सा के और इन सभी नेटिव अमेरिकन लड़कियों के बहुत सुंदर लंबे बाल रखे जाते हैं, इनके यहाँ तो लड़कों के भी बाल लंबे होते हैं, नहीं काटे जाते। तो वो कहती है नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर जो बाल कटे हुए हैं वो कायरों के या जो लोग शोक मना रहे होते हैं किसी के मरने का, उनके होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। इन हर नेटिव अमेरिकन कल्चर ओनली कैप्चर्ड एनिमीज, यानी कि जो कायर होते हैं ना, सामने वाले दुश्मन ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम हार गए उससे, जो कैप्चर्ड एनिमीज होते हैं, मोर्नर्स होते हैं यानी कि जो किसी की मृत्यु का शोक बना रहे हैं, कावर्ड्स यानी कि कायर लोग हो गए, उनके शॉर्ट हेयर या कटे हुए हेयर होते हैं। और उनकी मदर ने उन्हें बताया था दैट कटिंग हेयर वॉज अ साइन ऑफ डिफीट, आप अपने बाल कटवा रहे हो, छोटे रख रहे हो, इसका मतलब है आप हार गए हो। उनकी बिलीव्स ये थी। तो जूडेवन कहते हैं कि बहन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करूँगी, ठीक है। अब वो ट्राई करती हैं, जैसे ही उनको मौका लगता है तो वो क्या करती हैं, वो एक अंधेरी से कमरे में जाने की कोशिश करती हैं। वो हॉल में जाती हैं, हॉल से सीढ़ियों ऊपर चढ़ी और एक कमरे में जाती हैं। वहाँ उस कमरे के अंदर 3 बेड रख रखे थे और वहाँ पे हरे रंग के कर्टेन्स थी। तो वो एक बेड के अंदर कोने में जाके छुप जाती है कि मैं जो है मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। सून उनको नीचे, जहाँ पे एक हॉल में जिसमें वो थी उससे नीचे जो कॉरिडोर था, वहाँ से उनका नाम लेने की आवाज़ आती है। अब उनकी टर्न आ चुकी थी बाल काटने की और वो वहाँ पे छुपी हुई थी। उन्हें आवाज़ आती है कि कोई ना कोई उन्हें आवाज़ दे रहा है। जूडीविन भी उन्हें आवाज़ दे रही है, टीचर्स भी उन्हें आवाज़ दे रही है। और इतने में ही जिस रूम में वो छुपी हुई थी वहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगते और वहाँ पे आवाज़ें और ज़्यादा क्लोज होने लगती। अब ज़ितकाला सा अपने बेड के नीचे छुप के ऑलमोस्ट बैठी हुई थी कि तभी क्या होता है, उन्हें समझ में आता है कि कमरे के अंदर कुछ लड़कियां और कुछ टीचर आ गई हैं। अब वो कमरे का जो कर्टेन है उसे खोल देती हैं, तो जो कमरा पहले अंधेरे वाला था उस कमरे में बिल्कुल ही रोशनी पूरे में फिल हो जाती है, फुल ऑन रोशनी हो जाती है। देन क्या होता है, कह रही पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रंक के पीछे देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, किस लड़की को आइडिया है, उसने बेड के नीचे देखा और उसके बाद मुझे यही पता है कि उन्होंने मुझे खींच के ऐसे जानवरों की तरह वहाँ से बाहर निकाला। मैंने बहुत कोशिश करी खुद को छुटाऊँ, मैंने मुक्के मारे, मैंने स्क्रैच करा, मैंने बहुत कुछ करा, बट मेरे सारे एफर्ट्स वर्थलेस थे। नेक्स्ट मुझे यही याद है, उन्होंने मुझे चेयर पे बैठ के बांध दिया और मेरे जो है गर्दन पे जैसे ही कैंची चली और मेरी जो है चोटी को काटा, मैंने वहीं पे हार मान ली और मेरी सारी स्पिरिट्स लूज़ हो गई और उनके बाल काट दिए जाते हैं। नेक्स्ट वो कहती है एक सिंगल सोल, यानी कि कोई टीचर, कोई बच्चा, कोई मेरे से बात करने नहीं आया। मैं पूरी दिन रोती रही कि कोई मुझे आके कंसोल करे कि कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, बट उस दिन वो गिव अप कर चुकी थी और अब उन्हें समझ में आ चुका था कि जब से उनकी मम्मी से उनसे दूर करा गया है, जब से उन्हें स्कूल में डाला गया है, शी इज़ बीइंग ट्रीटिंग लाइक अ एनिमल, और इनको एनिमल की तरह ही अब ये हर्डर्स की तरह वो ट्रीट करेंगे इनको, और अब ये एनिमल बन चुकी है। अब यहाँ पे हर्डर कौन हो गए, यानी कि जो चला रहा है जानवर को। अब चला कौन रहे थे, अंग्रेज सारे, जो अपने आप को, जो ये नए अमेरिकन आ रहे थे, और किसको चला रहे थे जानवरों की तरह, अमेरिकन इंडियंस को, नेटिव अमेरिकन्स को। तो ये इस वाले चैप्टर में हमारे को क्या बताया गया है, जब एक कल्चर को दूसरे कल्चर में, एक डोमिनेंट कल्चर है दूसरे कल्चर को अपने में ढालने की कोशिश कर रहा है, उस पर उसने जो जो अत्याचार करे उसके ऊपर ये है, ठीक है। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हो, आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो से कर सकते हो। अब आते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हमारा वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसको लिखा है बामा ने, ठीक है। अब जो बामा है वो कौन है, बामा दलित फैमिली को बिलोंग करती हैं हमारी कंट्री की, ठीक है। अब जो बामा है जब छोटी थी, सिर्फ 5th क्लास में थी गाइज, तभी उन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी और उन्हें रियलिटी पता चली थी कि कैसे जो दलित्स हैं उनके साथ में हमारी सोसाइटी के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो उस वाली स्टोरी को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो बामा जो है बताते हैं कि मेरे स्कूल से मेरे घर का रास्ता जो था वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का था, बट मैं स्कूल से घर आने में आधे घंटे का समय लेती थी। अब ऐसा क्यों लेती थी, क्योंकि जो मेरे घर से स्कूल का जो रास्ता था वहाँ पे बाज़ार था, तो वो जो सड़क पे जो कुछ भी हो रहा होता था मैं उसे बहुत ध्यान से देखती थी। अब सड़क पे क्या क्या होता था वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको मेरे नोट्स में से आप जो है नोट डाउन करते रहो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या क्या होता था, कुछ जो मेन इवेंट्स जो वो रास्ते में जाती हुई देखती थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। जैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो सबसे पहले देखती थी कि मंकी जो मदारी होता है वो ट्रिक्स कर रहा होता है, कुछ स्नेक चार्मर्स बैठे होते हैं, जो सपेरा होता है ना वो हो गया, एक साइकिलिस्ट घूम रहा होता था, साइकिल चलाता था एक लड़का
और 2-2 3-3 दिन तक साइकिलिंग पेडल करता ही रहता था। और उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी जो है शर्ट के ऊपर लोग नोट चिपकाते थे कि रुकियो मत, चलता रहे, ठीक है। वो ऐसे साइकिल करता रहता था, ठीक है जी। फिर कुछ लोग दिखते थे उन्हें जो है पोंगल का फूड, जो पोंगल का प्रसाद होता है टेम्पल के बाहर बनाते हुए, ठीक है। फिर वो शॉप्स देखती थी जो सूखी मछली बेच रहे होते थे, मिठाइयों की दुकान देखती थी, फ्राइड स्नैक की दुकान देखती थी। फिर स्ट्रीट लाइट तक पहुंच जाती थी और उसका रंग बदलते हुए देखती थी। फिर वो जो है जिप्सीज जो होते थे, वो कुछ नीडल्स वगैरह बेच रहे होते थे, उसे देखती थी कि वो सामान बेच रहे हैं, अपना ईयर क्लीन की बड्स नहीं होती जो, वो और कुछ मालाएं वगैरह वो सब वो बेच रहे होते थे। फिर वो स्ट्रीट पे प्लेस होते हुए देखती थी, कुछ ना कुछ कॉर्नर में प्ले नाटक सा हो रहा होता था, पपेट शो देखती थी, पॉलिटिकल पार्टी की स्पीच देखती थी, कॉफ़ी हाउस को भी देखा करती थी, फ्रूट्स को भी देखा करती थी, कुछ मैंने यहाँ लीव कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें देखते देखते वो फाइनली अपने घर पहुँचती थी। अब एक दिन उन्हें उसी रास्ते के अंदर कुछ बहुत शॉकिंग दिखता है। वो क्या था, देखो मैंने लिखा है शॉकिंग इंसिडेंट। वन डे वाइल वॉकिंग होम, एक दिन जब वो घर जा रही थी, बामा ने एक बूढ़े अंकल को देखा जो एक स्मॉल फूड का पैकेट लेके जा रहे थे, बहुत ही अजीब से अंदाज में। वो अंकल कौन थे, वो उनकी सोसाइटी के, यानी कि उनकी कम्युनिटी के, वो दलित कम्युनिटी के एक एल्डर थे, काफ़ी माने हुए अंकल थे जिनकी सब इज्जत करते थे। वो जो है उस पैकेट को ऐसे हाथ से यूँ पकड़ के लेके जाते, एक पन्नी थी उनके हाथ में, पन्नी को देख के लग रहा था उसमें कुछ फ्राइड स्नैक होगा, क्योंकि तेल का निशान था उस पन्नी के अंदर, जो कुछ भी रखा था उस पर। उन्होंने पन्नी को ऐसे पकड़ रखा था उसकी स्ट्रिंग से और ऐसे हाथ नीचे रख के वो लेके जा रहे थे, ठीक है। उन्होंने पन्नी को ऐसे पकड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वो उसे टच ना करना चाह रहे हो, यूँ ऐसे ऊपर से पकड़ रखा था, यूँ इस टाइप से। तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और हंसी आती है कि क्यों इतने बड़े अंकल नॉर्मल पन्नी हाथ में पकड़ के ले जाओ, ऐसे लेके जा रहे थे उसे हाथ में कि बस यूँ डरते डरते कि बस मेरे हाथ से टच ना हो जाए वो। तो वो थोड़ा बहुत उसको कॉपी भी करती है उन अंकल को, उनका मन करा था कि कॉपी करूँ, ये कैसे कैसे चल रहे हैं। एंड शी लाफ्ड अ लॉट कि पता नहीं अंकल को क्या हो गया, ये ऐसे पन्नी लेके क्यों जा रहे हैं। अब वो देखते हैं कि वो पन्नी लेके अंकल जाते हैं कहाँ पे, लैंडलॉर्ड के पास में, जहाँ पे थ्रेशिंग ग्राउंड स्ट्रेट था। थ्रेशिंग ग्राउंड के अनाज की सफाई हो रही थी और बामा की कम्युनिटी के लोग वहाँ काम कर रहे थे। और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था, जो ज़मींदार था, जो मालिक था, वो बैठा हुआ था एक पेमेंट पे, थड़े से पे बैठा हुआ था, एक बोरा बिछा के, उसको वो देते हैं जाके इनके अंकल जो थे बामा के, एक कचौड़ी थी उसमें या बड़ाई थी जो भी थी, और वो निकाल के उसे खा लेते हैं, ठीक है। बामा को बहुत हंसी आती है। बामा अब ये बात घर पे आती है और हंसते हंसते अपने भाई को बताती है, अन्ना को और भाई को। उनके भाई बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। वो कहती क्या हो गया, आप क्यों नहीं हंस रहे हो। तो तब उनके भाई उन्हें बताते हैं कि ये हंसने की बात नहीं है बेटा, अंकल उस पन्नी को इसलिए ऐसे पकड़े थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो है हम पॉल्यूटेड है और हमारे टच से जो वो है, वो फूड जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, इसलिए वो उसे ऐसा पकड़। अब बामा का हंसने का बिल्कुल मन नहीं करा और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है ये क्या बात हुई, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कोई इतनी गलत सोच कैसे रख सकता है। और वो अपने मन में, उनका मन करता है कि मेरा मन कर रहा है मैं जाऊँ फ्लैशबैक में और उस वड़ाई को छूँ और उस अंकल को कहूँ खाओ इसको। उन्होंने बहुत बुरा फील होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इवन वो ये भी कहते हैं कि हमारे अंकल को क्या ज़रूरत थी उनके लिए वड़ाई लेकर आने की, चुपचाप काम करते रहते अपना जो है, ठीक है हम उनके लिए काम करते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें इज्जत नहीं मिल सकती। तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। पहली बार वो जस्ट इन 5th क्लास और उन्होंने इतनी बड़ी रियलिटी जो उनके साथ में हो रही थी वो फील करी थी। अब बामा के भैया उन्हें अपना भी केस बताते हैं, वो बहुत एंग्री होती है, बहुत बुरा फील करती है। तो बामा के भैया बताते हैं कि एक बार उनके साथ भी ऐसे हुआ था। वो कॉलेज से आए हुए थे यहाँ इनके घर पे, तो उन्हें लाइब्रेरी से कुछ बुक्स चाहिए थी, तो वो पास वाले गांव की लाइब्रेरी में गए थे और वापसी पे आते हुए उनको एक आदमी ने रास्ते में रोक लिया और उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। और जब उन्होंने नाम बताया अपना तो उसके बाद पूछा तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है, तुम कौन सी स्ट्रीट पे रहते हो। मोहल्ला जानने का मतलब ये है कि उसकी जात पता चल जाए कि वो कौन सी कम्युनिटी के है, कौन से दलित तो नहीं है कहीं। तो इस तरीके की हरकतें हमारे बामा के भैया के साथ खुद भी हुई थी। तो बामा ये सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो तब उनके भैया उन्हें सजेस्ट कर दे कि बेटा अगर तुम्हें चाहिए कि सब तुम्हारी इज्जत करे एंड यू ऑल्सो हैव अ वेरी गुड, आप कह सकते हो कि तुम्हें ये सब कुछ ना देखना पड़े, तो प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाओगी, क्लास में फर्स्ट आओगी, आगे तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी और तब कोई तुम्हें ऐसा फील नहीं करा पाएगा। तो बामा के जो भैया की बात थी उन्होंने उसको बिल्कुल ही अपने लाइफ का मोटो बना लिया। उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, स्कूल में भी वो फर्स्ट हैं और उसके बाद से उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बने और जो है उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल करा अपनी लाइफ। गाइस हमारा कंक्लूजन कि दोनों ही बच्चियों ने डिस्क्रिमिनेशन सहा किसी ना किसी ग्राउंड पे और दोनों ने ही उसको क्या करा, प्रोटेस्ट करा। जिद काला सा का प्रोटेस्ट का तरीका अलग था, बामा का
प्रोटेस्ट का तरीका अलग था। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ में गाइस हमारी विस्तास बुक जो है वो फुल ऑन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये विस्तास बुक का भी वन शॉट कंप्लीट है और इसके बाद आई डोंट थिंक सो तुम्हें विस्तास पढ़ने की ज़रूरत भी है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अब बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चेक करो। ये PDF जाके मेरी गूगल ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID पे भी नोट्स अपलोड हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। तो जल्दी लिंक लगा रही हूँ इंस्टाग्राम ID का, गो एंड फॉलो मी, और वहाँ से आप इंस्टाग्राम से नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और इंस्टा नहीं चलाते हो तो गूगल ड्राइव से ले लेना, ठीक है जी। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। कोई क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हो। हम मिलेंगे कल, जहाँ पे हम पोएम का वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2025। वहाँ पे गाइज ये सभी वीडियोज़ आ गई हैं। मैंने बहुत पहले ही आके पढ़ा दिया है कि एंड मोमेंट पर मैं आकर आपको ना पढ़ा रही हूँ। वीडियोज़ आर देयर ऑन माई चैनल और आपको जब समय मिले आप इन वीडियो से पढ़ सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।